नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं नोरसेट स्पेशल क्लास, जो कि नोरसेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से नोरसेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से डायग्राम भी पूछे जाते हैं। तो डायग्राम से रिलेटेड मान लीजिए, वैसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ नोरसेट स्पेशल की ओर चलते हैं अपन। देखो, आइए अपन देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक लिखा है आपने बेसिक एयरवे मैनेजमेंट। नाम थोड़ा सा देखिए, नाम से पहले समझते हैं। सबसे पहले बेसिक तो ठीक है, समझ गए आप, बेसिक का ठीक है। यहां आपने बोला क्या, एयरवे, एयरवे का मैनेजमेंट, एयरवे का मैनेजमेंट करना है। और एयरवे का मतलब क्या है, जहां से आपकी एयर जाती है, यानी ट्रेकिया वाला जो रास्ता है आपका, नोज और माउथ टू ट्रेकिया के ओर जाने वाला जो रास्ता है, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे आप इसको देख सकते हैं, उसका क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। यहाँ बेसिक एयरवे मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पता है, सबसे पहले अपन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे कैसे देखा जा सकता है, या ऑक्सीजन की कमी को बॉडी में कैसे पहचाना जा सकता है, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट में चलेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए कौन कौन से आपके एयरवे मैन्यूवर्स का यूज कर सकते हैं। अगर एयरवे मैन्यूवर से नहीं होता है तो फिर एयरवे एडजंक्ट्स का यूज किया जा सकता है। और एयरवे एडजंक्ट्स का यूज करने के बाद में आपको उसको क्या ब्रीथ देनी है, ब्रीथ कैसे दी जा सकती है। देखिए, अपन ब्रीथ कैसे देंगे, तो ब्रीथ देने के लिए आपको एम्बोर मास्क का कैसे यूज किया जा सकता है। अब एम्बोर मास्क बहुत लॉन्ग टाइम तक आप नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आगे आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी डिवाइसें और आती हैं जो कि कुछ टाइम के लिए और इमरजेंसी में आपके एयरवे को मैनेज कर सकती हैं। ऐसी डिवाइसों का नाम होगा सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज यहाँ क्यों करेंगे, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये, उसके बाद में आपका डेफिनेटिव एयरवे क्या होता है, डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और लास्ट में जब एयरवे मैनेज हो जाता तो आप ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चलता हूं यहाँ पे, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, सबसे पहले वहां चलते हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहला काम करेंगे, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आप देख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे रिलीव किया जा सकता है, क्या है। देखो, यहां पे सबसे पहले है आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी जिस रास्ते से आपकी एयर है वो लंग्स तक जाती है, यानी जिस रास्ते से आपकी एयर है, ऑक्सीजन है, वो आपके लंग्स तक जाती है, उस रास्ते के अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कैसे कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनाटॉमिकली आप देख सकते हैं किस किस कारण से आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपने कहा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की एनाटॉमी क्या होगी, इटियोलॉजी क्या है, और अपन कैसे इसका रिकॉग्निशन किया जा सकता है, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि क्लाइंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। देखिए, इसको पहचानेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि किसी क्लाइंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्या है। तो आपने कहा टर्बुलेंट ब्रीदिंग, क्या लिखा, टुर्बुलेंट ब्रीदिंग। टुर्बुलेंट ब्रीदिंग का मतलब है कि आपकी जो एयर है वो इन एंड आउट है, वो प्रॉपर रेस्पेक्टिव में नहीं हो रही, प्रॉपर प्रेशर के साथ में नहीं हो रही है, वो क्या कहलाएगा, टुर्बुलेंट ब्रीदिंग कहलाएगा। ब्रीदिंग अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है और उसके अगेंस्ट कैसे ब्रीदिंग होगी। अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या ऐसा हो जाए तो उसके अगेंस्ट कैसे ब्रीदिंग होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बॉडी कैसे आपका ब्रीदिंग करेगी, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या ऑक्सीजन की कमी या CO2 बढ़ जाए बॉडी में तो कैसे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कैसे इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज आती है, अपन तीन चीजें देखते हैं यहां। एक आपका आता लुक, लिसन एंड फील। आप देख के पहचान सकते हैं,
आप सुन के पहचान सकते हैं या आप फील करके पहचान सकते हैं कि इसका एयरवे प्रॉपर है या नहीं है, एयरवे की पेटेंसी है या नहीं है। एयरवे की पेटेंसी के लिए 3 चीजें आपने देखा, लुक, लिसन एंड फील। लुक का मतलब है देख के। अब देख के आप क्या पहचान सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए यहां पे 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। यहां पे क्या क्या चीजें देख के, एक क्लाइंट में क्या क्या चीजें देख के आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसका एयरवे प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में। देखिए सबसे पहले आपने कहा मेंटल स्टेटस के बारे में। जब आप मेंटल स्टेटस देखोगे तो आपको क्लाइंट ड्राउजी लगेगा। क्या लगेगा? ड्राउजी लगेगा, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। दूसरा आपने कहा स्किन कलर, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है ऐसा होता है, स्किन कलर कैसा होता है आपका? साइनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। पिंक कलर स्किन का नहीं होगा। अगर चेंजेस लगता है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो गया? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आपने कहा सेंट्रल साइनोसिस देखने को पड़ सकता है। सेंट्रल साइनोसिस ठीक है कि नहीं है, कहीं ब्लूनेस तो हो रहा है, अपन स्टर्नम पे यहां चेक किया जा सकता है। ऑब्टुडेंटेशन एंड डायाफोरेसिस। ऑब्टुडेंट देखो, डायाफोरिस का मतलब रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशन देखो, पसीना आए। ऑब्टुडेशन का मतलब होता है ये जो आपकी स्टर्नम है, ये स्टर्नम अंदर की ओर धंसने लग जाए, इसका मतलब इस पे प्रेशर लगा हुआ है। जो स्टर्नल है यहां से ये एंगल दिख रहा है आपको, ये अगर अंदर की ओर धंसे तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्टुडेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्टुडेशन। नेजल फ्लेरिंग, इनके मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। नेजल, केवल नेजल फ्लेरिंग हो, नाप के जब सांस ले रहे हैं, नॉर्मली अपन जब रेस्पिरेशन करते हैं तो नोजल से यहां से जो है कुछ नहीं है, लेकिन नेजल फ्लेरिंग क्या कि नेजल की जब म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, और नेजल फ्लेरिंग, तो फ्लेरिंग आपका नोज यहां से क्या रहेगा? इन्फ्लेम्ड रहेगा। एसेसरी मसल्स का यूज, आपकी जो एसेसरी मसल्स हैं उनका यूज, इंटरकोस्टल मसल्स का यूज करें, उसके आधार पे देख सकते हैं। जैसे आपने देखा हो सब कोस्टल इंट्रैक्शंस होते हैं, रिट्रैक्शंस आपने देखा, सब कोस्टल रिट्रैक्शंस आपने देखे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आपने देखे, सब एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस आपने देखे, कई प्रकार के। तो यहां पर आपने कहा एसेसरी मसल्स का यूज करके कैसे किया जाता है। रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न क्या होगा? देखिए रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है या नहीं है? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है, इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन क्या है? कम है। यहां आपने कहा ट्रेकियल टग, ट्रेकियल टग जैसी, ये आपने पैराडॉक्सिकल चेस्ट वॉल मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल चेस्ट वॉल का मतलब इंस्पिरेशन के दौरान जनरली तो आपने क्या, चेस्ट का बाहर मूवमेंट करती है, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान अंदर मूवमेंट करती है। फिर आपने कहा चोकिंग। देखो चोकिंग क्या है? चोकिंग का मतलब है अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन। चोकिंग का मतलब क्या है? अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, वो क्या कहलाता है? चोकिंग कहलाता है। चोकिंग में जनरली अपन का चोक हो गया, क्लाइंट अचानक से क्या हो गया? चोक हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब लैरिंग्स है। जैसे आपने FBAO देखा था, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर कंप्लीटली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो आपको चोकिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस आ जाए यहाँ, कन्वर्जेंस यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको फिट्स आ रहे हो, सीजर्स आ रहे हो। फिर आपने कहा ब्लेड कफ रिफ्लेक्स। देखो कफ रिफ्लेक्स सेंटर कब होता है? जब आपके एयरवे में कुछ भी है और उस एयरवे में से वहां से उसको क्या कर दिया जाए? बाहर निकाल दिया जाए। और अगर ब्लैंक है इसका मतलब है कुछ बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। SpO2 लेवल ठीक है या नहीं है, EtCO2 ठीक है या लेवल बढ़ा हुआ है, इन सब चीजों को देख के भी आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने कहा यहां पर लुक, यानी देख के कैसे पहचाना जा सकता है, देख के कैसे पहचाना जा सकता है कि इसका एयरवे पेटेंट है या नहीं है। दूसरा देखिए यहां पर आपने कहा लिसन। लिसन का मतलब सुन के, सुन के का मतलब देखिए यहां स्नोरिंग साउंड या स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मतलब आप समझ रहे हो, अपर एयरवे का क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन। और अपर एयरवे का जब भी ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो आपको कैसी स्ट्राइडर साउंड देखने को मिलती है, एक नोइजी ब्रीदिंग आती है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्राइडर। तो आप देख के पहचान सकते हो कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एयरवे इसका पेटेंट नहीं है। दूसरा आपने कहा ऑस्कल्टेशन फॉर एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड कई प्रकार की, जैसे आपने कहा रोंची है, रेल है, या कई प्रकार की जो ब्रीथ साउंड्स यहाँ पर आती हैं उनको ऑस्कल्ट करके देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन देखी जाती है। मॉनिटर में आप बता सकते हैं वीक कफ है या गर्गलिंग है, कंडक्टेड साउंड है, साइलेंट चेस्ट है,
बिल्कुल इन सब कंडीशन में आप सुन के देख सकते हैं कि चेस्ट में साइलेंट चेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी ब्रीथ साउंड सुन नहीं रही है, असेस नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, कई बार जैसे आपने देखा होगा साइलेंट चेस्ट किस में होता है, अस्थमा में साइलेंट चेस्ट पाया जाता है, या फिर किस में, जो आपका न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, तो जो अफेक्टेड साइड है वो क्या हो जाती है, ब्रीथ साउंड एब्सेंट हो जाती है। तो आपने कहा साइलेंट चेस्ट। फिर आगे देखिए यहां पर एक्सपायर्ड एयर को आप फील करेंगे कैसे, नॉर्मल फील हो रही है, नहीं हो रही है, स्किन कैसी है, पल्स रेट है कि नहीं है, पल्स रेट बहुत ज्यादा है, स्टिफ बैग है, इन कंडीशन को फील करके भी आप बताया जा सकता है। तो आपने कहा एयरवे की पेटेंसी चेक करने के लिए अपन कैसे कैसे लुक, लिसन एंड फील से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जनरली कई बार आपने देखा होगा अपर एयरवे में, अब आपको एयरवे की बात करते हैं। एयरवे कौन कौन से अपर एयरवे है, अपर एयरवे में देखिए यहाँ पे आपका ये नेजोफेरिंक्स, ओरो और लेरिंगोफेरिंक्स, ये फेरिंक्स वाला पार्ट है, क्या है, फेरिंक्स वाला। ये यहाँ देख रहे हो ये टंग है, ये आपका एपिग्लोटिक्स पार्ट है, एपिग्लोटिस पार्ट है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका है, ये यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ट्रेकिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रेकिया। और इससे और इसके आगे उधर की आगे की तरफ, यहां पर आपने कहा आगे की तरफ ये क्या है, ट्रेकिया, जबकि पीछे की तरफ क्या होगा, ईसोफेगस होगा। ऐसा ही आपने कहा, देखिए यहां से ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी यहां से ये रहा, और ये आपका ओरल कैविटी है, यहां ये ओरोफेरिंक्स है। इसके पीछे की तरफ देखिए यहां से अब यहां पर आगे की तरफ यहाँ तो ट्रेकिया और पीछे की तरफ यहाँ क्या है, क्या जाएगा, तो ये लेरिंगोफेरिक्स है, यहाँ पर लेरिंगोफेरिक्स यहाँ से ट्रेकिया की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं अपर एयरवे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस किस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे अगर ये आपका टंग फोल हो गया, टंग क्या हो गया, फोल हो गया, तो ये क्या करेगा, ये टंग किस पे बैठ जाएगा, एपिग्लोटिस पे बैठ जाएगा। और अगर एपिग्लोटिस पे बैठ गया तो एपिग्लोटिस पीछे से क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। देखिए आगे अपन थोड़ा सा मैं आपको और डायग्राम दिखाता हूं, कुछ यहां और डायग्राम दिखाता हूं। लेरिंगोट्रेकियल एयरवे, देखना यहां पर लेरिंगोट्रेकियल एयरवे यानी लेरिंग्स और ट्रेकिया साथ कैसे जुड़ता है, क्या है, ये आपका देखो ये लेरिंग्स है, ये नीचे यहां पर क्या है, ये नीचे ट्रेकिया है। अब आपने कहा यहां पे देखिए आपको ये कह रहे हैं कि ये जो आपको दिख रही है सबसे बड़ी, ये जो आप दिख रही है यहां पर, ये कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज। ये कौन सी है, थायराइड कार्टिलेज है। यहां पर ये जो थायराइड कार्टिलेज के पास में ये वाली जो राउंड में होती है, यहां जहां ट्रेकिया से जुड़ती है, कौन सी है, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये कौन सी है, क्रिकोइड कार्टिलेज है। तो देखिए यहां पर एक क्रिकोइड कार्टिलेज है, और ये जो स्पेस है यहां पर, ये जो स्पेस देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड स्पेस। कौन सा बोलते हैं, क्रिकोथायरॉइड स्पेस। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। सिर्फ मैं आपको एयरवे के पार्ट्स बता रहा हूं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहां से आपकी एयर जाती है। यहां से एयर जाती हुई ट्रेकिया से कहां जाती है, लंग्स में जाती है। तो सिर्फ डायग्राम देख लीजिए किस किस चीज के हैं। मैं कुछ और आपको डायग्राम दिखाता हूं यहाँ पे। ये देखिए, अब सबसे पहले आपको ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में जानना होगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पर, 3 चीजें हैं यहाँ पर, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो नाम आपने बताया, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जनरली वेंटिलेशन से मतलब ये होता है कि एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर आना। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर आना, वो क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। केवल मूवमेंट ऑफ एयर की बात करते हैं। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। जबकि रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो आपका मानते हैं एक्चुअल गैसीय एक्सचेंज है, एक्चुअल जो एक्सचेंज है वो क्या है, रेस्पायरेशन है। तीनों में देखिए, और रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन और CO2 का टिश्यू लेवल तक एक्सचेंज होना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। तो अगर आप बोलें कि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्चुअल में जो गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो एक्चुअल होता है वही रेस्पिरेशन है। देखिए 3 वर्ड यहां पे आपको बताया गया है। सबसे पहले आपने बोला वेंटिलेशन, क्या बोला, वेंटिलेशन।
वेंटिलेशन का मतलब है फिजिकल एक्ट ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। मैंने कहा था कि लंग्स से एयर का अंदर जाना और लंग्स से एयर का बाहर आना, ये क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। दूसरा आपने कहा ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब मैंने कहा था हीमोग्लोबिन का लोडिंग होना ऑक्सीजन के साथ में। तो आपने कहा था प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑनटू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन कहलाता है। तीसरा डेफिनेशन देखिए यहां पे आपने कहा रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या है? हमने अभी बोला मैंने एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। देखिए यहां पर एक्चुअल, ये जो वर्ड आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है वो, इस एक्चुअल का क्या मतलब है? तो आपने कहा एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई एज वेल एज द टिश्यू ऑफ द बॉडी। आपको पता है जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्चुअल एक्सचेंज होता है वो कहां पे होता है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा कहां होता है? ब्लड और टिश्यू लेवल के बीच में। तो कहां तक जाएगा? ये टिश्यू तक जाएगा। यही आपका एक्चुअल में क्या है? रेस्पिरेशन है। इसी को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अब आपने कहा रेस्पिरेशन इज एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू लेवल। और आपने कहा इवन थो द पेशेंट मे बी वेंटिलेटिंग अप्रोप्रिएटली रेस्पिरेशन मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आपने कहा अगर पेशेंट है वो प्रॉपर वेंटिलेटिंग नहीं हो रहा है, प्रॉपर एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्लाइंट है वो इसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड को चेक करने के लिए एक बात और देख लेना कि जो एयर का मूवमेंट है, जो एयर अंदर जा रही है, जो एयर बाहर आ रही है, दोनों का जो मूवमेंट है वो भी आपको देखना होगा वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एयरवे कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट यहां पे, तो यहां 3 वर्ड का मतलब समझ गए आप। वेंटिलेशन क्या है, ऑक्सीजनेशन क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। वेंटिलेशन का मतलब है गैस का अंदर और बाहर जाना, ऑक्सीजनेशन का मतलब है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना। तीसरा आपने कहा रेस्पिरेशन, यही एक्चुअल में क्या है? गैसीय एक्सचेंज है। एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज है वो आपका यही है। तो ये आपने कहा 3 वर्ड्स के बारे में आपने वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए यहां पर जो आपकी एयर है वो अंदर जाती है, बाहर आती है, कहां से आती है? ट्रेकिया के थ्रू ट्रेवल, यानी जो ट्रेवल एजेंसी है आपकी वो क्या है? ट्रेकिया। क्योंकि जो भी आएगा अंदर जाएगा बाहर आएगा, सारा किसके थ्रू जाता है? ट्रेकिया के थ्रू। देखना एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये आपका एपिग्लोटिस है। क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के नीचे देखिए ये आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? वोकल कॉर्ड्स। देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं और इनके जो बीच का ये जो रास्ता है, ये रास्ता है, यही क्या कहलाता है? ट्रेकिया है। और इस ट्रेकिया के नीचे देखो इधर क्या है? ईसोफेगस है। तो ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया यहाँ पर, इसी के थ्रू आपका एयरवे का क्या होता है? एयर का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं एयर कैन एंटर एंड लीव द लंग्स ओनली इफ इट ट्रेवल थ्रू द ट्रेकिया। यानी अगर कोई एयर है वो कहां से आपके लंग्स में जा सकती है और लंग्स से आ सकती है, कब? जब वो कहां से ट्रेवल करेगी? ट्रेकिया से ट्रेवल करेगी। कहां से ट्रेवल करेगी? ट्रेकिया से ट्रेवल करेगी, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। इसके आगे देखिए यहां से थोड़ा सा, ये सिर्फ आप डायग्राम से थोड़ा समझा आपने। अब देखिए अगर आपको बोला जाए नो ऑक्सीजन नो टिश्यू, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो टिश्यू का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ऑक्सीजन अगर डिलीवरी है, ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू और सेल्स को कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। और आपको पता है आपके ब्रेन की जो सेरिब्रल सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। अगर ब्रेन की सेरिब्रल सेल्स को
4 to 6 मिनट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनमें इरिवर्सिबल चेंजेज आ जाते हैं, वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए आपका एयरवे पेटेंट होना बहुत जरूरी है। देखो ये 3 बातें समझाई गई है यहाँ पर। नो ऑक्सीजन नो टिश्यू, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो टिश्यू भी नहीं है। ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज एंड सेल्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर कॉम्प्रोमाइज है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स में नॉट फंक्शन नॉर्मली। वाइटल ऑर्गन्स देखिए यहाँ पे, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गन जिनके बिना आपकी बॉडी का सर्वाइवल संभव नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा ब्रेन, आपने सुना होगा लंग्स, आपने सुना होगा किडनी, आपने सुना होगा लीवर। तो ये जो ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे के सारे कैसे हैं? वाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपकी बॉडी भी फंक्शन करना बंद कर देगी। और आगे देखिए, आगे लिखा है ब्रेन टिश्यूज विल बिगन टू डाई विद इन 4 to 6 मिनट्स। मैंने अभी कहा था कि अगर ब्रेन की सेल्स को 4 से 6 मिनट तक अगर क्या नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो उसमें इरिवर्सिबल, मरने का मतलब क्या है? वो वापस से ठीक नहीं हो सकती है। ये चीजें आपने इसमें बताई। तो नो ऑक्सीजन नो टिश्यू। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। अब यहां पर सबसे पहले, अब ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा के ला रहा हूं, अपर एयरवे क्या है, अपर एयरवे को कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं, एयरवे को कैसे बॉडी में कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे फील किया जा सकता है, कैसे देख के बता सकते हैं, कैसे आप इन सब चीजों के बारे में कर सकते हैं। अब आप एक्चुअल में आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कोज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जनरली कोज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बढ़िया, अगर एनाटोमिकली और मैकेनिकली अगर अपन बात करते हैं कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकता है, तो सोचना सबसे जनरली आपके माउथ में क्या ऐसी चीज है जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है एयरवे को। मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको टंग, और टंग के नीचे क्या होता है? यहाँ पर जस्ट एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस अगर ट्रेकिया के ऊपर बैठ गया तो एयरवे को क्या कर देगा? बंद कर देगा। एपिग्लोटिस कब बैठता है? जब अपन खाना खाते हैं तभी जाके ट्रेकिया पे बैठता ना। अगर नॉर्मली बैठ गया तो एयरवे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आपने सबसे कॉमनली जो बोला एनाटोमिकली, एनाटोमिकली कैसे आप कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो सबसे कॉमन जो होता है आपका एनाटोमिकली वो क्या है? टंग है। इसके अलावा आपने कहा इन्फ्लामेशन, अगर आपका एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपकी गैसेज प्रॉपर एयर मूव नहीं करेंगी। और मैंने कहा था अगर एयर प्रॉपर इन एंड आउट नहीं हो रही है तो वो प्रॉपर रूप से वेंटिलेशन नहीं है, और अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एक्चुअल गैसीय एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं होगा। ये सारी चीजें भी यहाँ देखनी। उसके बाद में आपने कहा अगर आपका इन्फेक्शन हो जाए या लैरिंग्स में स्पाज्म हो जाए, लैरिंग्स में स्पाज्म हो जाएगा तो भी कंडीशन क्या होगी? एयर का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। या फिर आपने कहा ब्रोंकोस्पाज्म, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें अगर आपकी इस ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म हो जाए तो भी एयरवे क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो भी आपकी एयर इन एंड आउट प्रॉपर मूव नहीं करेगी। मैंने कहा आपके टिश्यू लेवल को ऑक्सीजनेशन के लिए सबसे बेटर क्या चाहिए? वेंटिलेशन। और इसका वेंटिलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सीधा सीधा सा मतलब ये ध्यान रख लो, अगर आपके बॉडी में एयर अंदर और बाहर प्रॉपर आ रही है तो आपके टिश्यू को भी आपका ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आपने कहा मैकेनिकल क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। मैकेनिकल एक आपने नाम सुना होगा FBAO, जो आप कॉमनली पढ़ते हैं। FBAO का मतलब क्या होता है? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देखना फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपका जो एयरवे है, जैसे आपने कहा यहाँ से माउथ और नोज है, ओरोफेरिंग्स है, ओरो के बाद लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ये सारा का सारा जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? एयरवे बोला जाता है। अगर इस एयरवे का काम क्या है? मेनली एयरवे में क्या जाएगा?
ऑक्सीजन जाना चाहिए, गैसेज जाने चाहिए। लेकिन अगर इसमें फूड पार्टिकल चले जाएं तो एयरवे के लिए वो फूड पार्टिकल क्या हो गए, फॉरेन पार्टिकल हो गए, और ऐसे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो आपने कहा अगर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी कोई चली जाए और अपर एयरवे को क्या कर दे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और उसमें भी आपके एयरवे का क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन। आपका प्रॉपर जो गैसेज का इन एंड आउट नहीं हो सकते। तो आपने कहा फॉरेन बॉडी है। दूसरा आपने कहा वोमिटस, यानी अगर एस्पिरेट हो जाए, एस्पिरेट हुआ तो वो भी आपका ट्रेकिया के लिए क्या है, फॉरेन बॉडी है। कोई ब्लड चला जाए या कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो कॉमनली ये सारे के सारे मैकेनिकली रूप से एयरवे को क्या कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। तो आपने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन के कोज क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके ऑब्स्ट्रक्शन के दो कोज हो सकते हैं। एक आपका एनाटॉमिकली, यानी बॉडी के अंदर जो संरचना बनी हुई है उसी में अगर कोई चेंजेज हो जाए। दूसरा आपने कहा बाहर से कोई दूसरा आके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकली। तो आपने एनाटॉमिकली बताया, एनाटॉमिकली में आपने कहा टंग हो सकती है, एनाटॉमिकली में आपने कहा इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म या ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। जबकि मैकेनिकली की अगर बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, वोमिटस यानी वोमिटिंग कर जाए और वो एस्पिरेट कर जाएं, कोई ब्लड चला जाए अगर आपको एस्पिरेट करके, या फिर आप कहें फूड पार्टिकल किसमें, एयरवे में चले जाए और उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए यहां पर थोड़ा सा, यहां कुछ डायग्राम्स हैं जिनमें आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे ये वीडियो एक टैकिपनिया जैसी कंडीशन थी। यहाँ पे देखिए ये जनरली आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या, नेजल फ्लेयरिंग जैसी कंडीशन देखनी। ये देखिए यहाँ पर एसेसरी मसल्स का यूज हो रहा है, रिट्रैक्शंस हो रहा है, तो इसको इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस अपन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रिट्रैक्शंस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आपने देखा ये सब कोस्टल रिट्रैक्शंस, यानी देखिए यहाँ पे ये खड्डे पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये खड्डा पड़ा हुआ है, सब कोस्टल रिट्रैक्शंस बोल सकते हैं इसको। देखिए कुछ डायग्राम और हैं, ये देखिए कुछ डायग्राम और हैं, यहां देखिए इसको आपने कहा ये क्या है, ये देखो ये यहां से, ये भी यहां पर देखो ये हो रहा है, ये आपका जो एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस देखने को मिल सकते, एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं। ये देखो यहां से माउथ को ओपन करके दोनों से क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है। यहां ये देखो गले को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां क्या हो सकती है, चोकिंग। ये मैंने जो पीछे बताया था उसका आपको डायग्राम है, ये चोकिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो ये चोकिंग है। चोकिंग का मतलब क्या हुआ, एयरवे का क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इन सब कंडीशंस में प्रॉपर एयरवे नहीं हो रहा है, यानी एयर प्रॉपर इन एंड आउट नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखिए आगे चलते हैं, आगे अपन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब यहां आता है सबसे पहले, अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कैसा भी आपका कभी भी आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एयरवे में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसका अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और अर्ली इंटरवेंशन कर दे, देखो यहां से दो चीजें बनती हैं। आपने कहा कोई चीज आपने आइडेंटिफाई की है, आपको पता चला एयरवे किसी का क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, एयरवे में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आपने उसको बहुत लेट जाके, जब तक उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुके होते हैं तब जाके अगर उसका डिटेक्शन करोगे तो उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको पता चला कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और एज सून एज पॉसिबल आपने देख लिया, तो अगर आपने सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन, यानी जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है उसका अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो क्या करेंगे, पेशेंट का एयरवे क्या हो जाएगा, प्रॉपर पेटेंट हो जाएगा। और अगर अर्ली इंटरवेंशन, आपने डिटेक्शन तो कर लिया लेकिन उसका इंटरवेंशन नहीं किया, उसका कुछ आपने ऑक्सीजनेशन नहीं किया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दूर नहीं किया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव नहीं किया, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे कंप्लीटली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर कहाँ जा सकता है, डेथ तक जा सकता है। जबकि अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया
तो पेशेंट का जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेटेंट। इसका मतलब क्लाइंट क्या कर सकता है, बच सकता है। क्या कर सकता है, बच सकता है। तो आपको सबसे पहली एक चीज ध्यान रखनी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अगर आपको किसी की जान बचानी है तो दो चीजें, अर्ली डिटेक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगा और उसका इंटरवेंशन करना पड़ेगा, तब जाके जो पेशेंट का एयरवे है वो क्या होगा, पेटेंट। नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक होगा तो कहां तक जा सकता है, डेथ तक भी जा सकता है। अब आगे मैं चलता हूं, इसके किन प्रिंसिपल्स से देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं, किन पे देखिए यहां पे अपन डिस्कस करते हैं। इंडिकेशंस फॉर एक्टिव एयरवे इंटरवेंशंस, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं एक्टिव एयरवे इंटरवेंशन, यानी कि आपने देखो कि आपने एक्टिवली इंटरवेंशन कर रहे हैं तो क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले है आपको पेटेंसी, जो एयरवे है इसकी पेटेंसी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तुरंत रिलीफ करना चाहिए। तो आपने सबसे पहला काम है पेटेंसी को मेंटेन करना। दूसरी बात है जो कोई भी मान लीजिए पार्टिकल्स हैं उनका एस्पिरेशन ना हो। तीसरी बात है क्लाइंट हाइपोक्सिक है या हाइपर कैप्निक यानी CO2 और ऑक्सीजन लेवल प्रोकेव है या उनके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो गया। फिर आपने कहा पल्मोनरी टॉयलेट, ड्रग डिलीवरी या थेरेप्यूटिक हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। पल्मोनरी टॉयलेट का मतलब है जो आपका एयरवे है उसके अंदर सिक्रीशंस भर जाएं, ऐसी कंडीशन, या कोई क्लाइंट किस में चला जाए, शॉक में चला जाए, ऐसी कंडीशन में आपको एक्टिवली इंटरवेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको कहा किन किन कंडीशंस में आप एक्टिवली इंटरवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा पेटेंसी मेंटेन करनी है, और पेटेंसी मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन को कोई क्या करना पड़ेगा, रिलीफ करना पड़ेगा। तो रिलीफ द ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा, आपको अगर एक्टिव इंटरवेंशन है तो आपको एस्पिरेशन से बचाना होगा, प्रोटेक्शन करना होगा। तीसरा, हाइपोक्सिया जैसी या हाइपर कैप्निक यानी CO2 लेवल, इसका मतलब क्या है, CO2 लेवल, और उसके कारण कोई रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हो जाए, उसको बचाना है। तीसरा आपको कहा आपको पल्मोनरी टॉयलेट, मान लीजिए जो आपका एयरवे है उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपरली असेस करना है। जैसे ड्रग डिलीवरी या थेरेप्यूटिक हाइपर वेंटिलेशन हो जाए ऐसी कंडीशन में, या फिर कोई क्लाइंट किस में चला जाए, शॉक में चला जाए, तो ये एक्टिवली एयरवे इंटरवेंशन के इंडिकेशंस है कि आपको एज सून एज पॉसिबल इंटरवेंशन करना चाहिए, या मैं कह दूं एज सून एज पॉसिबल क्लाइंट को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पेटेंसी के लिए। अब देखिए ये पेटेंसी जो होती है, या मैं कह दूं एयरवे जो मैनेजमेंट है, वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए एयरवे मैनेजमेंट के, ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी हैं। देखिए यहां पे आपने कहा एयरवे मैनेजमेंट क्या है, एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट। अब आपने ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई किया, आपको पता है किन किन कंडीशंस में आपको अर्ली एक्टिव इंटरवेंशन करना है, उन कंडीशंस को आपने आइडेंटिफाई किया है। कई कंडीशंस देखें, कई डायग्राम देखें। एक्चुअल आपकी जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहां से होता है कि आप एयरवे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप एयरवे मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो यहां से देखेंगे। सबसे पहले यहां पर आता है एयरवे मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट, यानी क्या क्या एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। तो आपने कहा एयरवे मैनेजमेंट के सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात की, किसकी बात की, प्रिंसिपल्स की। देखो क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्लियर है। अगर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप एयरवे मैन्यूअर्स क्या यूज करेंगे, क्या एयरवे मैन्यूअर्स का यूज किया जाएगा। एयरवे मैन्यूअर्स क्या होते हैं, इनका डायग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में होता है अगर एयरवे मैन्यूअर्स से आपका एयरवे ओपन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज कर सकते हैं, एयरवे एडजंक्ट्स का यूज किया जा सकता है। और उसके बाद में एयरवे एडजंक्ट्स करके कुछ टाइम के लिए आप उस क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, ब्रीदिंग दे सकते हैं। वो किसकी सहायता से, बैग एंड मास्क की सहायता से वेंटिलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे कैसे किया जाता है, और इसके भी अगर अपन कुछ टाइम के लिए मैनेज करने के बाद में नेक्स्ट मैनेजमेंट आपको क्या आएगा,
अगर नेक्स्ट मैनेजमेंट आपने किया है उसके बाद में और डेफिनेटिव क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर एयरवे को आपने पेटेंट किया, पेटेंट करने के बाद में आगे और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल्स। एयरवे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पे काम करता है एयरवे मैनेजमेंट। ये आपने कहा 3 पिलर्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। 3 पिलर्स मेनली आपके एयरवे मैनेजमेंट में काम करते हैं। सबसे पहला जो है पेटेंसी, जो फर्स्ट आपका पार्ट होता है ये है आपका पेटेंसी, एयरवे फ्लो इंटेग्रिटी। एयरवे फ्लो का मतलब एयरवे जो है आपका उसकी पेटेंसी, वो रास्ता पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी एयर अंदर जा सके और एयर बाहर आ सके, वो क्या कहलाती है, पेटेंसी कहलाती है। तो आपने कहा एयर फ्लो इंटेग्रिटी, एयर फ्लो की इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो आपकी एयर इन और आउट होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, पेटेंसी कहलाता है। क्लियर बात है। अगर एयरवे की पेटेंसी आपने कर दी, एयरवे को आपने मैनेज किया, उसके बाद में कोई भी और पार्टिकल एस्पिरेट नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है, तो सेकंड काम आप क्या कर सकते हैं, सेकंड जो मैनेजमेंट है वो है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एस्पिरेशन। आपने एयरवे की पेटेंसी बनाई और उसके बाद में कुछ आप एस्पिरेट कर गया तो भी वापस से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेंटेन पेटेंसी, एयरवे पेटेंसी मेंटेन होनी चाहिए, एयरवे प्रॉपर ओपन होना चाहिए, एयरवे से आपकी एयर इन और अंदर आनी जानी चाहिए। दूसरा, क्लाइंट को एस्पिरेशन से प्रोटेक्शन देना चाहिए कि वो एस्पिरेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपन क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तीसरी बात है, मान लीजिए एयरवे की पेटेंसी बना दी और एस्पिरेशन से प्रोटेक्ट कर दिया, अब पेटेंसी बनाने के बाद मेन काम क्या है, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन। आप देखिए उसके बाद में कि क्लाइंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एश्योरेंस करना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो किन किन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स का यूज करके आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, या फिर आपको उसको वेंटिलेटर के साथ में आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ऐसा देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के साथ और वेंटिलेशन के साथ एश्योरेंस करना पड़ेगा कि कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। तो यहाँ 3 पिलर बताए हैं आपके एयरवे मैनेजमेंट के। सबसे पहला काम है एयरवे को पेटेंट करो, दूसरा काम है उसको एयरवे एस्पिरेशन से बचाओ, और तीसरा है ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन देना है और वेंटिलेशन करना है। ये 3 ही पिलर पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम करता है। तो सबसे पहले आपने कहा था एयरवे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए आगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं एयरवे मैन्यूअर्स का। पेटेंसी को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पेटेंसी को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं। पेटेंसी को बनाए रखने के लिए कई बार अपन कुछ अगर डायरेक्टली आपका बना हुआ तो ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसके लिए अपन एयरवे मैन्यूअर्स का यूज किया जा सकता है। एयरवे मैन्यूअर्स का क्या यूज किया जा सकता है मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। आपने नाम भी सुने होंगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट मेथड सुना होगा। अगर उनसे भी आपको जनरली एयरवे की पेटेंसी नहीं बनती है तो फिर अपन कुछ आपने सुना होगा ओरोफेरिंजियल एयरवे और नेजोफेरिंजियल एयरवे, उनका यूज कर सकते हैं और एयरवे को पेटेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑक्सीजनेशन करना है, वो किसके साथ कर सकते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के साथ कर सकते हैं। देखिए आगे मैं चलता हूं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, पेटेंसी को मेंटेन करना, एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना। देखना आगे, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, सबसे पहला प्रिंसिपल है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। दूसरा आपने कहा, सबसे पहले आपने बोला एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा एयरवे मैन्यूअर्स का यूज करते हुए आपको एयरवे को ओपन करना होगा, और अगर एयरवे ओपनिंग नहीं होती है मैन्यूअर से तो किसका यूज कर सकते हैं, एयरवे एडजंक्ट का यूज किया जा सकता है।
और अगर एयरवे एडजंक्ट से उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड्स प्रोवाइडिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग दे सकते हैं। और जनरली ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में किसके साथ, बैग और मास्क के साथ। अब बैग क्या होता है, जिसको एम्बू बैग आप बोलते हैं। एम्बू का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग। मास्क, मास्क की प्रॉपर साइज क्या होनी चाहिए, सबके डायग्राम देखेंगे। देखिए डायग्राम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या प्रिंसिपल हुए यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरा एयरवे ओपनिंग मैन्यूवर्स। तीसरा एडजंक्ट का यूज करेंगे। अब एयरवे मैन्यूवर्स क्या हैं, दूसरा आपने कहा एडजंक्ट क्या होते हैं, और अपन ब्रीदिंग कैसे दे सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एयरवे मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट में तीन बातों के बारे में पढ़ेंगे। एयरवे मैन्यूवर्स क्या होता है, एयरवे एडजंक्ट क्या होते हैं, और तीसरा अपन कैसे ब्रीथ दे सकते हैं, कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले एयरवे मैन्यूवर्स की बात की है। सबसे पहले एयरवे मैन्यूवर्स की बात करते हैं। देखो एयरवे मैन्यूवर्स क्या है, सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर देखना थोड़ा सा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे, ये जनरली आपने कहा यहाँ से ये एयरवे है। अगर आपका सुपाइन पोजीशन में है, क्लाइंट किस में है, सुपाइन पोजीशन में, तो ये देखिए यहाँ से ये जो वाला पार्ट है, यहाँ से ये एयरवे को यहाँ से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अगर यहाँ से एयरवे ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे आपके पास ट्रेकिया में नहीं जाएगा एयर। तो ये एयरवे यहाँ से क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ये एयरवे यहाँ से देखो, यहाँ से टिक के ये एयरवे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और ऐसी कंडीशन में ब्लॉक्ड एयरवे, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक्ड एयरवे। अब एयरवे मैन्यूवर्स कैसे काम करते हैं ब्लॉक्ड एयरवे में, मैं देखो एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये आपने यहाँ देखा, ये ब्लॉक्ड एयरवे है, इसको देखो ओपन कैसे करेंगे। ये यहाँ देख लीजिए आराम से, ये जो एरिया है, ये यहाँ से ये जो एरिया है देखो, यहाँ नीचे ये टिक गया, यहाँ पे ये वाला एरिया है, यहाँ से वो क्या हो गया, एयरवे ब्लॉक हो गया। अब देखना इस एयरवे को, ब्लॉक एयरवे को कैसे खोलते हैं। ये देखिए, ये आपके पास दो मेथड होते हैं। एयरवे एडजंक्ट, एयरवे मैन्यूवर्स के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है हेड चिन और हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट का मतलब क्या है, हेड बैकवर्ड, हेड बैकवर्ड एंड चिन अपवर्ड। हेड बैकवर्ड होगा और चिन अपवर्ड होगा। ये जो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट को क्या बोलेंगे, हेड बैकवर्ड होगा और चिन अपवर्ड होगा। देखिए इसको कैसे आप वो कर सकते हैं। यहां देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि अगर वो क्लाइंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो उसके साथ कैसे एयरवे ब्लॉक्ड होता है। ये सबसे पहले देखो, हेड बैकवर्ड का मतलब है हेड पीछे की तरफ जाएगा, चिन अपवर्ड का मतलब ऊपर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट दिया तो ओपन कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे, ये सबसे पहले ये अपलाइन किस में है, सुपाइन पोजीशन में। यहां से देखिए, ये यहां से आपकी टंग यहाँ पीछे की तरफ आ गई, और टंग पीछे की तरफ आ गई तो ये एयरवे यहां से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसको बोलेंगे ब्लॉक्ड एयरवे। अब आपने उसको क्या दिया, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। इसका मतलब है हेड को पीछे की तरफ लाए और चिन को अप लाए। ऐसी कंडीशन में यहां से जो आपकी ये चिन है, ये जो टंग है, यहां से ऊपर आ गई, और यहां से जो एयरवे है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये एयरवे देखिए यहां से ओपन हो गया। तो आपने कहा एयरवे को ओपन करने के लिए मैन्यूवर्स का काम यूज करते हैं, और जो मैन्यूवर्स यूज किया जाता है उसको क्या नाम बोलते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। तो सबसे पहला मैन्यूवर क्या है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। दूसरा देखिए, एक और मैन्यूवर का यूज किया जाता है, जॉ थ्रस्ट। क्या किया जाता है, जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट में यहां देखिए, अपन यहां से जो आपका मैंडिबल होता है, ये मैंडिबल मूवेबल होता है। इस मैंडिबल को आपने ऊपर की तरफ करते हैं और फिर ओपन करते हैं किसको, माउथ को। तो यहां से आपके जैसे ही ऐसे करेंगे, यहां से पीछे की तरफ एयरवे क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा। तो यहां आपने कहा जैसे ही आपने ऐसे किया तो ये देखो, यहां से ये पूरा का पूरा एयरवे क्या हो गया, ओपन हो गया। ये जो मैंने ब्लू किया है, ये सीधा का सीधा ट्रेकिया का रास्ता बनाया है, तो ये सीधा का सीधा ट्रेकिया के अंदर चला गया। तो एयरवे मैन्यूवर्स। अब आपने ये देखा होगा कि ये जो दो मैन्यूवर्स हैं, इन दो मैन्यूवर्स का यूज कब किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना,
नॉर्मली जब भी आपको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और किसी प्रकार की कोई ट्रोमेटिक कंडीशन नहीं है, ट्रोमेटिक कंडीशन का मतलब है अगर पेशेंट को कोई मान लीजिए ट्रोमेटिक, कोई हेड इंजरी है, कोई सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी है, कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन दिखती है, ऐसी कंडीशन में हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा ये भी पता होना चाहिए। देखिए क्यों नहीं किया जाएगा, अगर आपने सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रोमा या कोई फॉल फ्रॉम हाइट या सीढ़ियों में गिर गया या माना छत से गिर गया, इन सब कंडीशंस में क्या चांस होते हैं, हेड इंजरी के हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हो सकते हैं, सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी के हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में हेड को मूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हेड को मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा देना पड़ेगा, जॉ थ्रस्ट मेथड। कौन सा देना पड़ेगा, जॉ थ्रस्ट। और जॉ थ्रस्ट में केवल और केवल किसको मूव किया जाता है, जॉ को मूव किया जाता है। तो ये एयरवे को ओपन करने के दो मैन्यूवर्स होते हैं, एक हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, दूसरा क्या है, जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट किस कंडीशंस में यूज करते हैं, कोई भी ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या मैं कह सकता हूं फॉल फ्रॉम एनी हाइट, किसी भी हाइट से अगर कोई क्लाइंट गिर जाए, फॉल हो जाए, ऐसी कंडीशन में किसका यूज किया जा सकता है, जॉ थ्रस्ट मेथड का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने कहा एयरवे को ओपन करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए किसका यूज करेंगे, मैन्यूवर्स का यूज करेंगे, और उसमें आपने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट का यूज किया। अगर मान लीजिए इन मैन्यूवर्स के यूज से भी प्रॉपर क्लाइंट वेंटिलेट नहीं हो रहा है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है, तो आगे अपन एयरवे में कुछ एडजंक्ट का यूज किया जा सकता है, कुछ डिवाइस का यूज कर सकते हैं। टंग फॉल को रोकने के लिए, टंग फॉल को एपिग्लोटिस पे जाने से रोकने के लिए कुछ डिवाइस का यूज कर सकते हैं, और उन डिवाइस का नाम होता है एयरवे एडजंक्ट। क्या होता है, एयरवे एडजंक्ट। देखिए ये एयरवे एडजंक्ट क्या है, ये एयरवे एडजंक्ट। सेकंड बात आती है यहां एयरवे एडजंक्ट। एयरवे एडजंक्ट का मतलब मैंने कहा कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज करते हैं जिनसे आपको टंग फॉल को एपिग्लोटिस पे जाने से रोका जा सकता है। अगर टंग एपिग्लोटिस पे जाके फॉल हो गया तो एयरवे का भी क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। दो प्रकार की डिवाइसेज यहां पर यूज की जाती हैं, एक आपकी है ओरोफेरिंजियल एयरवे, दूसरी आपकी है नेजोफेरिंजियल एयरवे। देखिए क्या है ओरोफेरिंजियल, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या, ओरोफेरिंजियल यानी माउथ से देंगे अपन, जबकि दूसरा क्या है, नेजोफेरिंजियल, ये कहां से जाएगा, नोज से जाएगा। तो आपके ओरोफेरिंग्स तक आपने ओरोफेरिंजियल और नोज से जाएगा तो वो नेजोफेरिंजियल कहलाएगा। तो दो प्रकार के एयरवे हैं, ओरोफेरिंजियल और एक नेजोफेरिंजियल। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए ओरोफेरिंजियल का यूज अपन तभी कर सकते हैं जब कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होता है। मैंने कहा ओरोफेरिंजियल का यूज अपन तभी कर सकते हैं, मैं दोनों में बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। पहले ओरोफेरिंजियल का यूज तभी कर सकते हैं जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो, एक बात, या किसी पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, ऐसी कंडीशन में ओरोफेरिंजियल का यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी कॉन्शियस क्लाइंट में आपने ओरोफेरिंजियल एयरवे यूज कर लिया तो वो क्या होगा, फेरिंग्स पे और वहां करते ट्रिगर करेगा और वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग होगी तो क्या होगा, एस्पिरेशन होगा। जबकि आपने प्रिंसिपल में कहा था कि कभी भी क्या एस्पिरेशन को रोकना है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है। तो ओरोफेरिंजियल एयरवे ओनली किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में या जिसमें गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो। क्लियर है। दूसरा आपने कहा नेजोफेरिंजियल एयरवे, नेजोफेरिंजियल एयरवे सब में यूज कर सकते हो, वेल टोलरेटेड होता है, चाहे कॉन्शियस में करो, चाहे सब कॉन्शियस में करो, चाहे अनकॉन्शियस में करो, सब के लिए यूज किया जा सकता है। वो कौन सा है, नेजोफेरिंजियल। अब देखिए ओरोफेरिंजियल एयरवे कैसा होता है,
इसकी साइज कितनी होती है, और नेजोफेरिंजियल एयरवे कैसा होता है, इसकी साइज कितनी होती है, इसका डायग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से देखो, आगे चलते हैं। यहां सबसे पहले है ओरोफेरिंजियल एयरवे। देखिए यहां पर ओरोफेरिंजियल एयरवे के लिए क्या प्रिंसिपल पे काम करना पड़ता है। पहले तो इनके डायग्राम्स देख लीजिए, ये आपका ओरोफेरिंजियल एयरवे हैं, ये ओरोफेरिंजियल एयरवे, ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे हैं, ओरोफेरिंजियल एयरवे। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम आपने डायग्राम देखा, डायग्राम में आपने कहा कैसे हो सकते हैं। फिर देखिए यहां से ये ओरोफेरिंजियल यहां से माउथ से चला गया, और ये आपका यहाँ पे ओरोफेरिंग्स में जाके ये जो टंग है उसको फोल्ड नहीं होने देगा, और अगर ये टंग फोल्ड नीचे नहीं होगी तो एयरवे यहां से ओपन हो जाएगा, और आपकी एयर सीधी की सीधी कहां चली जाएगी, ट्रेकिया में चली जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं इसका, ये ले लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा यहां ये कौन सा कहलाता है, ओरोफेरिंजियल। इसके लिए एक और बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये साइज इसकी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, करेक्ट साइज का होना चाहिए। इसकी करेक्ट साइज कैसे, अपन इसकी करेक्ट साइज अपन इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। दूसरा, इसको अपन इंसर्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, लुब्रिकेट, अभी मैं बताऊंगा आपको इसको। फिर आपने कहा इसका प्लेसमेंट भी आपको कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद में इसको सिक्योर। देखिए जनरली एक बात ध्यान रखना, ओरोफेरिंजियल एयरवे को, किसको, ओरोफेरिंजियल एयरवे को सिक्योर जनरली नहीं करते हैं। क्यों नहीं किया जाता है कि मान लीजिए कई बार अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें आपने ओरोफेरिंजियल एयरवे का यूज किया और कुछ टाइम बाद में उसमें क्या आ गया, सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो वोमिटिंग कर सकता है। अगर वोमिटिंग कर दिया और अगर वो गैग रिफ्लेक्स आ गए उसमें, और गैग रिफ्लेक्स अपीयर हो गए, वो आपने फिक्स कर रखा है, तो वहां पे क्या कर देगा, इरिटेट, और तुरंत क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, इसको सिक्योर जनरली नहीं किया जाता है। अब देखिए इसका साइज कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखिए। जनरली यहां पे आपने कहा, ये देखो, अब यहां सबसे पहले आपने क्या होता है ओरोफेरिंजियल एयरवे, इसके बाद में देखते हैं क्या काम करता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है और इसकी साइज क्या होती है। तीन बातें बहुत जरूरी हैं। आपने कहा साइज क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है और क्या है। तो पहले तो इसका यूज क्यों किया जाता है, आपने कहा ओपन द एयरवे, कैसे करता है, बाय स्टॉपिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लोटिस, जो कि टंग किससे, एपिग्लोटिस से क्या हो जाए, कवरिंग हो जाए। इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, ओरोफेरिंजियल एयरवे का। देखो मैंने कहा था करेक्ट साइज होनी चाहिए, दो तीन चीजें मैंने बोली थी। करेक्ट साइज का जो प्रॉपर अपन करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, इसकी लेंथ के आधार पे करते हैं। इसका लेंथ का मेजरमेंट कैसे करना चाहिए, इसका लेंथ का मेजरमेंट अपने को या तो आपका जो सेंट्रल इंसाइजर टीथ है वहां से लेकर के अपन कहां तक, टिप ऑफ नोज, कहां, या एंगल ऑफ जॉ, ये जो आपका ये है यहाँ पर टिप, ईयर लोब बोला, या ये जो आपका एंगल ऑफ जा है वहां तक कर सकते हैं। या फिर आपने कहा एंगल ऑफ माउथ से लेकर के, एंगल ऑफ कहां तक, ये मैंडिबल तक, एंगल ऑफ मैंडिबल तक या एंगल ऑफ जॉ तक क्या कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, इस मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये जो मेजरमेंट बताया है ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा फर्स्ट इंसाइजर टीथ से लेकर के एंगल ऑफ जा, सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट इंसाइजर टीथ से एंगल ऑफ जा। दूसरा आपने कहा एंगल ऑफ माउथ से लेकर के एंगल ऑफ जा। तो ये इसकी प्रॉपर साइज अपन कैसे असेस करेंगे, इसका मेजरमेंट करके ही असेस किया जाएगा। अब आपने कहा इसका यूज कब करते हैं, रिस्क कब होगा, ये देखो रिस्क ऑफ यूज, अगर इसको यूज करते हैं तो रिस्क होगा कब, इफ द पर्सन हैज ए गैग रिफ्लेक्स, यानी जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा उस पेशेंट में इसका यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज।
जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है उस पेशेंट में ओरोफेरिंजियल एयरवे का यूज नहीं किया जाएगा। इसकी जनरल जो साइज होती हैं 00 से लेकर के 4-5 तक होती हैं। इसमें आपने कहा ब्लू कलर का 00, 0 वाला कैसा होता है ब्लैक कलर का, 1 वाला कैसा है व्हाइट कलर का, ग्रीन वाला के 2 का, 3 वाला कैसा येलो, 4 कैसा रेड, ऐसा करके अपन कलर भी देख सकते हैं। तो इनकी साइज भी, और साइज आपने कहा कैसे अपन डिसाइड करेंगे पेशेंट को, एंगल ऑफ माउथ से एंगल ऑफ मैंडिबल, या एंगल ऑफ माउथ से एंगल ऑफ जो, या फिर एंगल ऑफ माउथ से ये क्या है आपका ईयर लोब। किसी भी प्रकार से अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपने कहा एंगल ऑफ जॉ से एंगल ऑफ मैंडिबल भी किया जा सकता है। ये आपका क्या था ओरोफेरिंजियल एयरवे, और किस में यूज किया जाएगा, ओनली यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। मैं एक बात लिख देता हूं यहां पर इसके लिए, ओनली यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ओनली किस में यूज किया जाएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज किया जाएगा। क्लियर है, ओनली यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड, दूसरा देखिए यहां पे नेजोफेरिंजियल एयरवे, दूसरा देखिए यहां पे नेजोफेरिंजियल एयरवे। नेजोफेरिंजियल एयरवे का मतलब क्या है, फेरिंग्स तक जाएगा, लेकिन कहां के थ्रू जाएगा, नोज के थ्रू। तो ये क्या कहलाएगा, नेजोफेरिंग्स एयरवे। देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे होते हैं इनका डायग्राम देख लेना, ये वाले जो हैं ये ऐसे, ये क्या कहलाते हैं, नेजोफेरिंग्स। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ आता है इसका डायग्राम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है डायग्राम से रिलेटेड। तो पहले तो इसका डायग्राम देख लेना। बाद में आपने कहा ये देखो नोज से इंसर्ट किया, और नोज से इंसर्ट करके आपने फेरिंग्स तक किया। यहाँ पर जैसे ही फेरिंग्स तक किया ये क्या करेगा, यहाँ पर टंग फोल नहीं होने देगा, और टंग फोल नहीं होगा तो यहाँ डायरेक्टली क्या होगा आपका, आपके किसमें, ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया के अंदर क्या चला जाएगा, एयर चला जाएगा। अब इसको इंसर्शन करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसका लेंथ और डायमीटर। देखिए लेंथ और डायमीटर के आधार पे ही अपन इसकी साइज को कंफर्म करेंगे। एक और बात, इनको हमेशा लुब्रिकेट करके डालेंगे, नहीं इंजरी कर सकता है। उसके बाद अपन कंफर्म करेंगे और इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसको सिक्योर करने से किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अब ये चीजें कैसे कैसे साइज, लेंथ और डायमीटर कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए जनरली जो नेजोफेरिंजियल एयरवे हैं वो लगभग 12 फ्रेंच से लेकर के 36 फ्रेंच तक के होते हैं। कितना, 12 फ्रेंच से लेकर के 36 फ्रेंच तक के पाए जाते हैं। 12 फ्रेंच का मतलब क्या, फ्रेंच का मतलब क्या होता है, एक फ्रेंच का मतलब होता है 0.33 mm। कितना होता है, 0.33 mm। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। ये देखो, ये आपने कहा किसके बारे में चल रहे हैं, नेजोफेरिंजियल एयरवे के बारे में। नेजोफेरिंजियल एयरवे के बारे में देखो, सबसे पहले आपने कहा वेल टॉलरेटेड होता है। मैंने कहा था किसी भी पेशेंट में यूज कर लीजिए, सब में चलेगा, जो भी पेशेंट है किसी में भी यूज कर सकते हैं। वेल टॉलरेटेड कैन बी यूज इन ऑल पेशेंट, यानी जिसमें गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, कुछ भी हो, सब में यूज किया जा सकता है। कैन बी यूज इन ऑल पेशेंट। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसका साइज, इसका डायमीटर, इसका लेंथ, ये कैसे आप कंफर्म करेंगे। आपने कहा टिप ऑफ नोज, कहां से, टिप ऑफ नोज से, कहां पर, एंगल ऑफ मैंडिबल, टिप ऑफ नोज, कहां पर, ईयर लोब, यहां तक अपन इसको कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट जो आपने बताया, कहां बताया, टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ जा या ईयर लोब, टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ जा या ईयर लोब। एंगल ऑफ जो को कई बार अपन एंगल ऑफ मैंडिबल भी बोल देते हैं, क्या बोल दिया जाता है, एयर ऑफ मैंडिबल भी बोल दिया जाता है। तो आपने कहा
टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ जॉ और ईयर लोब। देखिए इसका साइज मैंने बताया था कितना होता है, 12 फ्रेंच से लेकर के 36 फ्रेंच तक के पाए जाते हैं। एक फ्रेंच का मतलब बता देता हूं, एक फ्रेंच का मतलब कितना होता है, एक फ्रेंच का मतलब होता है 0.33 mm। एक फ्रेंच का मतलब कितना होता है 0.33 mm। जनरली अपन पीडियाट्रिक्स में जो यूज करते हैं 12 फ्रेंच से लेकर के 22 फ्रेंच तक के, जबकि एडल्ट में जनरली यूज करते हैं 24 से लेकर के 36 फ्रेंच के यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए साइज कैसे कंफर्म किया जाएगा वो मैंने बता दिया। कैसे, सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे लेंथ, उसी से साइज कंफर्म होगा। तो टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ जा, टिप ऑफ नोज टू एंगल ऑफ मैंडिबल, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, सब कर सकते हैं। तो ये आपके एयरवे एडजंक्ट की बात हुई थी। अगर एयरवे मेन्यूअर से एयरवे ओपन नहीं होता है तो दूसरा मेथड आपने बोला था एयरवे एडजंक्ट। और एयरवे एडजंक्ट ऐसी डिवाइस हैं जो इनको रोक सकती हैं टंग फॉल को। अगर इनसे आप देखिए, ये करने के बाद में वेंटिलेशन कैसे देंगे, ब्रीथ कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में अपन चलते हैं। देखिए अगला मैनेजमेंट, नाम सुना होगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। ये एक और डायग्राम यहां पर दिखा दिया। जैसे आपने अभी कहा लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा, ये आपका लेंथ मेजर किया यहां से, ये यहां से क्या किया, लेंथ को मेजर किया, यहां से लेंथ को मेजर किया। दूसरा यहां देखिए ये इंसर्शन करने के भी दिखाया है, इंसर्शन करके भी दिखाया है। और इंसर्शन करने के बाद में ये यहां से एपिग्लोटिस को, ये देखो, ये यहां से टंग फॉल होने से रोकेगा, और यहां अगर रोकेगा तो यहां से एयरवे में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये आपने कहा दोनों ही, देखिए डायग्राम देख लीजिए आराम से। ये यहाँ डायग्राम में आपको क्या करता दिख रहा है, मेजरमेंट करता हुआ दिख रहा है, इसमें यहाँ क्या करता है, इंसर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों चीजें आपने देख ली। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से भी आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर, या एयरवे को आपने पेटेंसी बना के उसको कैसे ऑक्सीजनेशन दिया जा सकता है। पहला आपने इसको क्या कर दिया, पहला मैनेजमेंट में आपने दो चीजें यूज की एयरवे मैनेजमेंट के लिए, एयरवे मैन्यूवर्स का यूज किया, दूसरा एयरवे एडजंक्ट का यूज किया। दोनों का यूज करके अब अपन इसको क्या करना है, ऑक्सीजनेशन करना है। उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, बैग एंड मास्क का। किसका, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। देखो बैग का मतलब होता है एम्बू बैग। क्या होता है, एम्बू बैग। एम्बू बैग और मास्क, ये कैसा होता है एम्बू बैग, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। एम्बू बैग का यूज आप सिंगल पर्सन भी कर सकता है, एम्बू बैग का यूज डबल पर्सन भी कर सकता है, यानी सिंगल भी यूज कर सकता है और इसको डबल भी यूज कर सकता है। इसकी जो टेक्निक होती है लगाने की, वो टेक्निक भी अपन देखेंगे, सी क्लैंप टेक्निक क्या है। तो आपने कहा इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज का मास्क होना चाहिए। साइज का मास्क देखिए, ये जो आपका नोज का ये है, ये आपको ये ब्रिज दिख रहा है, ये जो रिज दिख रही है यहाँ, ये बोन है। इस बोन से लेकर के ये जो चिन है, इस चिन के एंगल तक, यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर फिट होना चाहिए, यहाँ से और यहाँ तक ये प्रॉपर फिट होना चाहिए। ऐसे तो इसकी साइज है। जो ये ब्रिज है नोज का, ब्रिज से लेकर के ये जो आपकी चिन है, चिन वाले पार्ट तक, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसकी साइज। तो पहले तो सबसे पहले आपने कहा कि इसकी प्रॉपर सिलेक्ट प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, बैग एंड मास्क का। उसके बाद में इसको हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन कनेक्ट करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब भी मैंने कहा ये बैग और मास्क करते हैं, ट्रिपल मैन्यूवर का यूज करते हैं। ट्रिपल मैन्यूवर का मतलब वही है, हेड एक्सटेंशन करना है, माउथ को ओपन करना है, या जो थ्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रिपल मैन्यूवर कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में आपने कहा ओरल और निजल। अब देखो मैंने कहा था पहले ट्रिपल मैन्यूवर का यूज कर सकते हैं, अगर इनसे नहीं हो रहा है तो जरूरत पड़ने पर किसका यूज करेंगे, ओरल और नेजल एयरवे का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में या तो 1 पर्सन या 2 पर्सन, या तो 1 पर्सन या 2 पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैग और मास्क वेंटिलेशन जब देते हैं तो जो मास्क होता है उसको कौन सी होल्डिंग टेक्निक से पढ़ते हैं, CE, यानी उसमें एक C बनाते हैं। देखो अभी मैं टेक्निक डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पर ये दो आपकी थंब है और एक इंडेक्स फिंगर है, इससे C बनाते हैं, जबकि बची हुई 3 ही फिंगर से अपन क्या, ऐसे E। और ये E है ना, ये कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ मेंडी, ये बोन है, यहाँ पर
या सॉफ्ट टिश्यू में नहीं लगाते, नहीं तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन। इसको देखना, आगे लगाने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने कहा किस टेक्निक के द्वारा लगाते हैं, सीई क्लैंप मास्क होल्डिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मास्क को होल्ड करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सीई क्लैंप मास्क होल्डिंग टेक्निक, सीई टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीई टेक्निक। ये क्या होती है सीई टेक्निक, मैं समझाता हूं आपको डायग्राम में। देखिए डायग्राम में समझते हैं। ये देखना 4 प्रकार के डायग्राम आपके लिए हैं, ये 4 डायग्राम हैं। सबसे पहले तो जो चीज आप कह रहे थे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, बैग और मास्क क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये तो सारे के सारे क्या हैं, इसके मास्क हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या हैं, इसके मास्क है। जबकि ये जो देख रहे हो ये क्या होता है, एम्बू बैग, इसको बोलते हैं एम्बू बैग। इसके डायग्राम देख लेना, इनके डायग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके अलग अलग साइज के, जितना ऑक्सीजन देना होता है उसके हिसाब से, जितना मास्क होता है साइज उसकी हिसाब से ले सकते हैं। स्मॉल उससे बड़ा और उससे बड़ा लार्ज है। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग साइज के आपके क्या पाए जाते हैं, मास्क पाए जाते हैं। तो ऐसे वाले होते हैं उनको बोलते हैं मास्क। ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है एम्बू बैग। एम्बू का मतलब होता है, एम्बू का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। क्या होगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ये आपका बैग होता है। अब देखिए इसको मैंने कहा आपको 2 पर्सन, या तो 1 पर्सन यूज कर सकता है या 2 पर्सन यूज कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ पे प्रॉपर टाइट होना चाहिए। मैंने कहा ये जो आपका ब्रिज है नोज का, यहाँ से ये जो चिन्ह है, यहाँ ये जो चिन्ह के ऊपर यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो चिन्ह है इसके ऊपर बैठना चाहिए, ये यहाँ से और ये यहाँ तक। तो ये प्रॉपर जब बैठेगा तो यहाँ से ये प्रॉपर सील होना चाहिए। अगर यहाँ से लीकेज हुआ तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक ये सोचिए, अभी मैंने आपको बताई थी सीई टेक्निक। क्या बताई थी, सीई। देखो ऐसे बनाते हैं, ये क्या बना, ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, सी। ये जो तीनों फिंगर्स हैं देखिए ऐसे हैं, ये कहाँ पे हैं, ये जो आपकी बोन है यहाँ पे, इस बोन के ऊपर हैं। तो ये जो है, ये जो टेक्निक यहाँ पर आपने बताई, ये क्या बन रहा है, ई बन रहा है। क्या बन रहा है, ई। जबकि ये जो फिंगर है यहाँ पे, ये अंगूठे के साथ में ये यहाँ क्या बना रहे हैं, सी बना रहा है। तो अपन ढंग से यहाँ से ऐसे यहाँ पर आपको पकड़ सकते हैं इसको, मास्क को। और उसके बाद में आपको इसको क्या किया जा सकता है, अगर 2 आदमी हैं, क्या है, 2 इंसान है, 2 पर्सन हैं, तो 2 पर्सन भी यूज कर सकते हैं। देखो एक इसको यहां पर यूज कर सकता है, इसको डिफ्लेट प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और एक यहाँ पे देखो अच्छे से यहाँ से ये करके और यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से फिट करता है। तो इसकी साइज कैसे मेजर की जाती है, मैंने कहा ये ब्रिज जो है, नोज का ब्रिज, और ये जो आपकी चिन्ह, चिन्ह के ऊपर यहाँ बैठना, ये बोन है, चिन्ह के ऊपर यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ से इसकी। तो इसको बोलते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अब आपने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन तो कर दिया, लेकिन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात है, बैग और मास्क, अगर आप बैग के साथ एम्बू बैग को दबाते रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे। एक और बात, अगर इसको प्रॉपर से सील करने के लिए, यहाँ से मास्क को सील करने के लिए प्रेशर, तो यहाँ से भी आपका हाथ भी थक जाएगा और ये एम्बू दबाते दबाते ये भी थक जाएगा। तो ये कुछ बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते, ओनली इमरजेंसी एक मैनेजमेंट है ये। तो अब उसके आगे क्या कर सकते हैं, मास्क से देना, मास्क और बैग से वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन देना कोई एक बेटर तरीका नहीं है, ये केवल इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए ये क्या जरूरी है, इनसे आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। अगर इनका यूज नहीं, इसका यूज, इनसे ऊपर कोई डिवाइस का यूज करेंगे तो वो क्यों करेंगे, देखिए कुछ चीजें आगे बताते हैं अपन। यहां से आगे चलते हैं, देखिए व्हाट इज नेक्स्ट, आप क्या करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप बैग और मास्क से वेंटिलेशन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। ऐसे में आप किसका यूज कर सकते हैं, देखिए क्या है आगे, व्हाट इज नेक्स्ट। ये नेक्स्ट देखिए यहां पे एडवांस्ड एयरवे, नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं, एडवांस्ड एयरवे। यहां देखना,
यहां से कई बार एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां अपन कुछ समझते हैं। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, एडवांस एयरवे का यूज कर सकते हैं। और इन एडवांस एयरवे में क्या क्या आते हैं, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज आती हैं, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन आता है, सर्जिकल इंटरवेंशंस आते हैं, जैसे आपने कहा क्या बना दिया, ट्रेक्योस्टोमी कर दिया, थायराइड क्रिकोथायरोइडोक्टोमी कर दिया, ये सारा सर्जिकल इंटरवेंशन में भी आता है। अब तो एडवांस एयरवे का यूज करेंगे। एडवांस एयरवे में भी आप देखिए डेफिनेटिव एयरवे आपको क्या बनाना है, डेफिनेटिव एयरवे करना है। देखो डेफिनेटिव एयरवे का मतलब क्या है, डेफिनेटिव एयरवे में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले यहां आपने सुना सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज भी अपन बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, उनका अप टू 4 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एनेस्थेसिया दे रहे हैं ओटी में, ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डेफिनेटिव एयरवे की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटिव एयरवे का मतलब है अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सीधा ऑक्सीजन ट्रेकिया में ही जाएगी, बीच में कहीं नहीं जाएगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है, डेफिनेटिव एयरवे। डेफिनेटिव एयरवे का आपको डेफिनेशन देखना क्या है। आपने कहा क्या डेफिनेटिव एयरवे है, आपने कहा ट्यूब प्लेस्ड इन द ट्रेकिया। सबसे पहली बात, एयर को भेजना कहाँ है, ट्रेकिया में, तो ट्यूब कहाँ होनी चाहिए, ट्रेकिया में होनी चाहिए। पहली बात आपने कहा ट्यूब प्लेस्ड इनटू ट्रेकिया। दूसरी बात है यहाँ पे देखिए, जो कफ है वो कहाँ होना चाहिए, वोकल कॉर्ड्स के नीचे इन्फ्लेट होना चाहिए। दूसरा चीजें, जो कफ है वो वोकल कॉर्ड्स के नीचे होना चाहिए। तीसरी बात, प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फोर्थ जो चीज है वो क्या है, यहाँ पे प्रॉपर रूप से सिक्योर करेंगे, यहां से प्रॉपर रूप से इसको सिक्योर करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, निकल सकता है वापस से। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तो इस चीज को बोलते हैं डेफिनेटिव एयरवे। डेफिनेटिव एयरवे का मतलब 4 चीजें ध्यान रखना। पहला, ट्यूब ट्रेकिया में होनी चाहिए। दूसरी बात है क्या, जो कफ है वो कहाँ, वोकल कॉर्ड्स के नीचे इन्फ्लेट होना चाहिए। तीसरी बात है ऑक्सीजन से प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। फोर्थ चीज इसमें है कि प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर होती हैं, इसका मतलब एयरवे डेफिनेटिव एयरवे है। अब आपने एयरवे का मैनेजमेंट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दिया, ये सारा डेफिनेटिव एयरवे। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल बोलता हूं कौन कौन सा आता है, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन क्या कहलाता है, डेफिनेटिव एयरवे। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं जैसे ट्रेकियोस्टोमी, ये क्या है, डेफिनेटिव एयरवे। या फिर कई बार अपन बात करते हैं क्रिकोथायरोइडोटोमी, क्या बोलते हैं, क्रिकोथायरोइडोटोमी करते हैं, ऐसी कंडीशन भी क्या कहलाता है, डेफिनेटिव एयरवे। तो देखिए डेफिनेटिव एयरवे आपने देखा। अब देखना है समझना, आपने कहा एडवांस्ड एयरवे, उसमें आपकी एडवांस्ड एयरवे में आती हैं सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज, आपने कहा एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, आपने कहा सर्जिकल एयरवे, उसमें आपने कहा डेफिनेटिव में ट्यूब प्लेस्ड इनटू ट्रेकिया। मैंने अभी यही तो बताया था आपको, ट्यूब कहाँ होनी चाहिए, ट्रेकिया में होनी चाहिए। दूसरा था कफ इन्फ्लेटेड बिलो द वोकल कॉर्ड्स, कफ कहाँ होना चाहिए, वोकल कॉर्ड्स के नीचे। तीसरा, किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ऑक्सीजन एनरिच्ड वेंटिलेशन होना चाहिए। चौथा, सिक्योर क्या करना चाहिए, टेप के साथ प्रॉपर सिक्योर करना चाहिए। और एडवांस्ड एयरवे में कौन कौन सी डिवाइस इंक्लूड होती हैं, आपने कहा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, या फिर आपने कहा सर्जिकल एयरवे में कहा क्रिकोथायरोइडोटोमी या ट्रेकियोस्टोमी, ये क्या कहलाते हैं, डेफिनेटिव एयरवे। क्या कहलाते हैं, डेफिनेटिव एयरवे। डेफिनेटिव एयरवे के बारे में मैं वैसे अलग से पढ़ा चुका हूं, आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पढ़ा चुका हूं और ट्रेकियोस्टोमी अलग से पढ़ा चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक एडवांस्ड एयरवे ऐसा है, वो क्या है, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। क्या है, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। देखना इनके बारे में क्या होती है सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। ये आगे चलते हैं अपन सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज में, और आपने कहा एयरवे मैनेजमेंट पार्ट 2। अब पहला एयरवे मैनेजमेंट आपने किया, एयरवे मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट में आपने सबसे पहले क्या किया था, पेटेंसी चेक की। पेटेंसी में आपने एयरवे मैन्यूवर्स का यूज किया,
एयरवे एडजंक्ट का यूज किया, उसके बाद ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन किसके साथ किया, बैग और मास्क के साथ, वो आपका फर्स्ट में आ गया। अब एयरवे मैनेजमेंट सेकंड किसके साथ करेंगे, एडवांस्ड एयरवे के साथ, किसके साथ करेंगे, एडवांस्ड एयरवे। एडवांस्ड एयरवे में भी आपका कौन सा है, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज, नाम देखना, सुप्राग्लोटिक का मतलब ग्लोटिस से ऊपर बैठती है, वो क्या कहलाती है, या मैं कह दूं लेरिंग्स जो होती हैं, लेरिंग्स से ऊपर लेरिंग्स बैठ जाएगी तो सीधा कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में। अब इसमें सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस होती कौन कौन सी है, जैसे एलएमए है, आईजेल है, एलटीए है, कॉम्बी ट्यूब है, ये सारी की सारी नाम याद रखना। कई बार आपका डायग्राम पूछ लिया जाएगा, इनमें एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। एलएमए के बारे में दिल्ली एम्स में कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एलएमए का मतलब होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे। दूसरा आपने बोला आईजेल, इसी का एक मॉडिफाइड रूप है, उसको आईजेल बोला। एक होता है लेरिंजियल ट्यूब एयरवे, जिसको किंग साइज ट्यूब भी, और एक होता है कॉम्बी ट्यूब। देखिए इनका क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करेंगे कि बैग और मास्क से ऊपर आप इस सुप्रा डिवाइस का यूज क्यों करोगे, और सुप्राग्लोटिक डिवाइस से ऊपर आप इंट्यूबेशन का यूज क्यों करोगे। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस करते हैं। उसके बाद में चलेंगे सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज के बारे में, उसके बाद चलेंगे सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने कहा सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो आपने कहा कि ये एक एयरवे मैनेजमेंट का तरीका है, जो कि एक मेडिकल डिवाइसेज होती हैं जो ऑक्सीजन और वेंटिलेशन का काम करती हैं विदाउट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। यानी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बिना अगर आप वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन करते हैं कुछ डिवाइसेज से, ये डिवाइसेज क्या कहलाती हैं, आपकी सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। अब देखो यहाँ सुप्राग्लोटिक का मतलब क्या होता है, नाम पड़ा है यहाँ सुप्राग्लोटिक, इसका मतलब समझ के चलते हैं। आपने कहा वर्ड सुप्राग्लोटिक, इसका मतलब है अबोव द ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर। सुप्राग्लोटिक का मतलब ऐसी डिवाइसेज जो कि ग्लोटिस के ऊपर बैठती हैं, क्या कहलाती हैं, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। या मैं कह दूं लेरिंग्स के ऊपर बैठती हैं, अबोव द लेरिंग्स बैठती हैं, ये क्या कहलाती हैं, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज कहलाती हैं। अब आपने कुछ प्रकार की सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज के बारे में बात किया है। यहाँ आपने कहा एलएमए क्या होता है, आपने कहा आईजेल क्या होता है, आपने कहा एलटीए क्या होता है, कॉम्बी ट्यूब क्या है। ये तो सिर्फ आपने पूछा है कि व्हाट इज द सुप्राग्लोटिक डिवाइस, बात समझ में आ गई। ऐसी डिवाइस जो कि बिना इंट्यूबेशन के ही क्लाइंट को ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन कर दें, ऐसी डिवाइस क्या कहलाती हैं, सुप्राग्लोटिक डिवाइस। और इनको अपन इंट्यूबेशन में क्यों काउंट नहीं करते, सुप्राग्लोटिस यानी ये ग्लोटिस के ऊपर बैठती हैं, या मैं कह दूं लेरिंग्स के ऊपर बैठती हैं, इसीलिए इन डिवाइस का नाम क्या दिया, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। अब आगे देखो, जनरली आगे देखते हैं अपन क्या है ये सुप्राग्लोटिक डिवाइस। इससे पहले मेरा एक सवाल था आपसे, मैंने कहा था एडवांटेज ओवर द बैग मास्क। बैग मास्क के ऊपर आप किसका यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, बैग मास्क की तुलना में किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या बेनिफिट है ऐसा। तो आपने कहा सुप्राग्लोटिक डिवाइस है वो एम्बू बैग की तुलना में बेटर वेंटिलेशन करती हैं, बेटर टाइडल वॉल्यूम देती हैं। नंबर एक बात, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज यूज करने के बाद अब मैंने कहा था एम्बू बैग करते करते हाथ थक जाएंगे, यहां पर हाथ नहीं थकते हैं। तीसरी बात है, अगर अपन एम्बू और बैग से कर रहे हैं तो एस्पिरेशन के चांस होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां अपन ने कुछ और डिवाइसेज का भी यूज किया था, जैसे एयरवे एडजंक्ट का यूज किया था, तो उनके कारण क्या हो सकता है, वोमिटिंग, एस्पिरेशन। दूसरा, ऑटोमेटेड वेंटिलेशन पॉसिबल है, ऑटोमेटेड वेंटिलेशन भी कई बार हो जाता है अगर एयरवे मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए अपन बैग मास्क के ऊपर किसका यूज किया जाता है, सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज किया जाता है। देखिए आगे, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बात और है, एडवांटेज ओवर ट्रेकियल इंट्यूबेशन। ट्रेकियल इंट्यूबेशन से भी कुछ एडवांटेज हैं।
यानी ट्रेकियल इंटूबेशन ना करके भी अपन सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? देखिए, अगर आपको कहीं दूसरे स्थान पे बाहर आउटसाइड रिमोट साइड भी क्या करना हो, वेंटिलेशन करना हो, क्लाइंट को ऑक्सीजनेशन देना हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज कर सकते हैं? सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का। तो एक बात क्या हुई, ये कैसी होती हैं? पोर्टेबल हैं और यूज फॉर रिमोट सेटिंग। दूसरा, अगर इनको अपन कई बार बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है तो भी इनको इंसर्ट कर सकता है, इतना बड़ा ज्यादा वो नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इजी और स्पीडी इंसर्शन किया जा सकता है। तीसरा आपने कहा बेटर एयरवे टॉलरेंस के लिए यूज की जाती हैं। फिर आपने कहा किसी भी प्रकार का चेस्ट इंटरप्शंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है और इसके द्वारा सुप्राग्लोटिक डिवाइस के द्वारा उसका यूज करके अपन ट्रेकिया को इंटूबेट भी कर सकते हैं, ऐसा भी उसमें होता है। तो ये ट्रेकियल इंटूबेशन। और एक और बात, अगर कोई मान लीजिए किसी क्लाइंट से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि एक क्लाइंट है उसको डिफिकल्ट इंटूबेशन है और ऐसे क्लाइंट में उससे इंटूबेशन नहीं हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा बार इंटूबेशन फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में किस डिवाइस का यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर 2 या 2 से ज्यादा बार इंटूबेशन फेल हो जाए तो इमरजेंसी में अपन सुप्राग्लोटिक डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको ट्रेकियल इंटूबेशन से भी एडवांटेज देते हैं। एक और एडवांटेज है, देखिए ओटी के अंदर जब सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है? एयरवे को मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में 3 to 4 आवर्स तक के लिए यूज करना हो तो अपन किसका यूज कर सकते हैं? सुप्राग्लोटिक डिवाइस को। इसके लिए इंटूबेशन की जरूरत नहीं होती। 3 to 4 आवर तक आपका मैनेज किया जा सकता है, किसके द्वारा? सुप्राग्लोटिक डिवाइस के द्वारा। इसलिए बोलते हैं कि इंटूबेशन के ऊपर भी अपन किसका यूज कर सकते हैं? सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं चलता हूं यहां पे। यहां आपने कहा क्या होती हैं सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज क्या होती हैं, इसके बारे में कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए, ये और थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वेयर टू यूज, कब यूज कर सकते हैं? तो आपने कहा इमरजेंसी कोई रिससिटेशन करना हो और वहां पे नहीं हो रहा हो, या कोई प्री हॉस्पिटल कंडीशन है, हॉस्पिटल से पहले कंडीशन है और वहां पे आपको इंटूबेट या आपको वेंटिलेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं? सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा आपने कहा कंड्यूट फॉर ट्रेकियल इंटूबेशन। कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट से डायरेक्ट इंटूबेट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्राग्लोटिक डिवाइस का यूज करके उसके अंदर से अपन इंटूबेट कर सकते हैं। कंड्यूट का मतलब होता है वो रास्ता होता है, वो रास्ता होता है इंटूबेशन का। तीसरा एयरवे रेस्क्यू के लिए और कोई इलेक्टिव सर्जरीज, मैंने कहा था अगर ओटी में इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं वहां पे अपन कुछ टाइम के लिए पेशेंट को किसकी सहायता से मैनेज कर सकते हैं? सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज की सहायता से मैनेज कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, ये तो आपने बोला कब यूज कर सकते हैं, वेयर टू यूज, लेकिन कब यूज नहीं कर सकते ऐसा भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपने कहा अगर माउथ ओपन ही नहीं हो, लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो, अगर माउथ ओपन नहीं होगा तो इंसर्शन कैसे करेंगे? तो पहली बात माउथ ओपनिंग, लंग कंडीशन अगर आपकी लग रहा है कि पुअर है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, और अगर एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ आपने ये देखा कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते। ट्रेकियल इंटूबेशन जो करते हैं, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, उससे ऊपर अपन इसका यूज क्यों करते हैं? बैग और मास्क से ऊपर अपन इनका यूज क्यों करते हैं? और ये सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस क्या हैं? देखिए 4 प्रकार की, इनका डायग्राम याद रखना, इनका यूज याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नॉरसेट में इसका एग्जाम में कई बार डायग्राम पूछा गया है, दिल्ली एम्स में भी इसका 2 बार एग्जाम में डायग्राम पूछा गया था। तो देखिए 1 by 1 सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले आपने कहा लेरिंजियल मास्क एयरवे, इसका एक और नाम होता है LMA। देखिए यहां पे
लेरिंजियल मास्क एयरवे, इसका एक नाम होता है LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। होता क्या है, अभी मैंने कहा था LMA एक सुप्राग्लोटिक डिवाइस होती है। क्या होती है? सुप्राग्लोटिक डिवाइस होती है। नंबर एक बात, किसके लिए यूज किया जा सकता है? दे मे बी यूज्ड टेम्परेरी मेथड, यानी मैंने कहा ये डेफिनेटिव एयरवे का पार्ट नहीं है, ये टेम्परेरी मेथड है। किसके लिए? एयरवे को ओपन करने के लिए। एयरवे को ओपन करने के लिए तो आपने कहा एक टेम्परेरी मेथड है। दे मे बी यूज्ड एज ए टेम्परेरी मेथड टू मेंटेन एन ओपन एयरवे ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया और इमीडिएट लाइफ सेविंग मेजर्स इन ए पेशेंट हु इज ए डिफिकल्ट और फेल्ड एयरवे। ये लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डिफिकल्ट एयरवे हो या कोई फेल्ड एयरवे, मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, अगर किसी से इंटूबेशन नहीं होता है, इंटूबेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हैं? किसका यूज किया जा सकता है? आपका सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। तो ये लेरिंजियल मास्क एयरवे, आगे देखिए इसके बारे में क्या है, क्या होता है ये, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले इसकी साइज देखते हैं। LMA की साइज क्या होती है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा इसका। LMA की साइज जो होती है 1 से लेकर के 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 जो LMA होते हैं, इस LMA की आपकी जो क्लासिकल LMA है उसकी जो साइज है वो है आपकी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5। ये क्या है? इसकी साइज है। अब देखिए यहां पर ये जो जनरली साइज अपन डिसाइड करते हैं ये पेशेंट के वेट के आधार पे की जाती है। साइज है वो किसके आधार पे की जाती है? वेट के आधार पे। यहां पर आपने कहा साइज ऑफ LMA क्या होती है? साइज ऑफ LMA किसके आधार पे डिसाइड किया जाएगा? वेट पे। आपने कहा 1 नंबर साइज का यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट का वेट 5 kg से कम हो, यानी कि जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। अगर अपन जो वेट होता है 5 to 9 kg है तो अपन 1.5 का यूज कर सकते हैं। अगर वेट है वो 10 to 19 kg है तो 2 का यूज किया जा सकता है। अगर वेट 20 to 29 है तो 2.5 का यूज कर सकते हैं। अगर वेट 30 to 49 है तो 3 का यूज कर सकते हैं। कॉमनली देखो फीमेल में 3 का यूज करते हैं और मेल में 4 का यूज करते हैं, लेकिन बाकी आप किसके देखेंगे? वेट के आधार पे देखेंगे। 4 का कब करेंगे? 50 to 69, और एडल्ट में कब करेंगे? जब 70 या इससे अबोव जब वेट हो तो किसका यूज करेंगे? 5 का। तो मेनली फीमेल में जनरली 3 का यूज करते हैं और मेल में जनरली किसका यूज किया जाता है? 4 का। देखो ये फीमेल में वेट कितना होता है? इतना ही 50 तक होता है, जबकि मेल में लगभग का वेट कितना पाया जाता है? 50 to 69 के बीच में। इसलिए ये जनरली मेल में यूज किया जाता है और ये जनरली फीमेल में यूज किया जाता है। तो ये तो सिर्फ साइज ऑफ LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। अभी आपके इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई है, आप अभी देखोगे कि ये LMA होता कैसा है। देखिए इसके बारे में कैसा होता है, ये देखिए इसको, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये है आपका लेरिंजियल मास्क एयरवे, इसको बोलते हैं लेरिंजियल मास्क। ये दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये एक ये जो ये वाला हिस्सा है इसका यहाँ पर क्या पाया जाता है? कफ पाया जाता है। ये कफ इंसर से पहले इसको क्या किया जाता है? डिफ्लेट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफ्लेट किया जाता है। ये देखो इस कफ के आगे यहाँ ये क्या है? ये अपर्चर बार्स हैं। क्या है? अपर्चर बार्स हैं जो ऊपर आके जाके टिकते हैं। ये अपर्चर बार होने के कारण ही ये जो आपका क्लासिकल LMA है इससे किसी क्लाइंट को इंटूबेट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इसके ऊपर ये अपर्चर बार होने के कारण किसी क्लाइंट को क्लासिकल जो लेरिंजियल मास्क एयरवे हैं, क्लासिकल लेरिंजियल मास्क एयरवे हैं, उनके द्वारा इंटूबेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद में ये यहाँ एक कनेक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कनेक्टर, जिसकी सहायता से अपन वेंटिलेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाल्व होता है, इस वाल्व की सहायता से इसको क्या किया जाता है? इन्फ्लेट किया जाता है। ये तो सिर्फ आप इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये डायग्राम पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये जो आपके हैं ये वाले क्या होते हैं, LMA। मैंने सिर्फ क्लासिकल MA बोला है, आजकल कुछ एडवांस LMA भी आए हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे हैं, उनके द्वारा अपन एंडोट्रिकल या इंटूबेशन भी कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कॉन्ड्यूट फॉर एंडोट्रिकल इंटूबेशन भी हो सकते हैं। तो ये देखिए इसका डायग्राम, और डायग्राम से आपने देखा ये क्या है, लेरिंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट देखिए इसको अपन कैसे आप इसको इंसर्शन कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्शन का तरीका देखिए, सबसे पहले 3 चीजें होनी चाहिए, इंसर्शन प्रॉपर तरीके से, उसके बाद कफ इन्फ्लेशन और कन्फर्मेशन। देखो जब भी LMA का कन्फर्मेशन करते हैं तो अपन जैसे ही इन्फ्लेट करेंगे तो थोड़ा सा क्या आता है, बाहर की ओर आता है, इसका मतलब इसका कन्फर्मेशन ठीक है। देखिए यहाँ इसको तरीका देखिए लगाने का, यहाँ आपने कहा इसको पेन की तरह पकड़ते हैं, किसकी तरह पकड़ते हैं, पेन की तरह, ऐसे पकड़ा जाता है पेन की तरह। ये जो अंगुली है ये ऊपर रखते हैं ऐसे पेन की तरह। लगाने से पहले ये इसको जो कफ होता है इसको डिफ्लेट किया जाता है, जैसे इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे करके इसको डिफ्लेट किया जाता है, एयर को डिफ्लेट किया जाता है। उसके बाद में सेकंड देखो, इसको पेन की तरह ऐसे पकड़ के, पेन की तरह, और ऐसे ही इसको क्या करेंगे, इसका जो ये माउथ होता है ये इधर होना चाहिए टंग के ऊपर, ये जो ये इसका ये माउथ है किधर, टंग के ऊपर से यहाँ से भेजेंगे, तो ये इधर टंग के ऊपर, ये ऊपर वाला पार्ट ये इधर, इसको यहाँ से जैसे ही इंसर्ट किया। थर्ड देखिए ये यहाँ से आपने अभी भी आपका जो हैंड से ये अंगुली ये कहाँ पे है, ये देखो इसके ऊपर, और इसको पीछे से आप यूं पकड़ के यूं इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ यूं इंसर्ट किया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे देखो किसको कवर कर लिया इसने, किसके ऊपर बैठ गया, ग्लोटिस के ऊपर। और ये जो आपने इसको कवर किया, इसके बाद में अपन क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट, अब इसको इन्फ्लेट कर दिया। जैसे ही इसको इन्फ्लेट करेंगे हल्का सा ये किधर बाहर की तरफ आता है, जैसे ही आपने इसको क्या किया, ये किया, तो ये हल्का सा क्या आएगा, बाहर की तरफ फिंगर को आएगा, इसका मतलब ये कन्फर्म है। तो ये आपका होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे। क्या होता है, लेरिंजियल मास्क एयरवे, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन करने का काम करता है। तो पहली डिवाइस आपकी सुप्राग्लोटिक डिवाइस में कौन सी थी, LMA। अब देखिए नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आता है इसका एक मॉडिफाइड रूप। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, इसको लगाने से पहले इसके ऊपर किसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेशन का। एक और ध्यान रखना, यहाँ पे इसको लुब्रिकेट किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। इसको लगाने से पहले इसको क्या किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। अगर लुब्रिकेट नहीं करोगे तो ये इंसर्ट नहीं होगा। तो इसको लगाने से पहले इसको कहाँ से, यहाँ से आगे से लुब्रिकेट किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। क्लियर है। देखो अब आगे चलते हैं। आई जेल, आई जेल भी क्या है, एक सुप्राग्लोटिक डिवाइस है। क्या है, सुप्राग्लोटिक डिवाइस है। ये जो आई जेल है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये जेल की तरह होता है, सॉफ्ट होता है और जेल की तरह। इसके ऊपर किसी प्रकार का आपको क्या लगाने की, ये इसकी स्ट्रक्चर ही कैसी होती है, जेल लाइक होती है, इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार का लुब्रिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा आई जेल क्या होता है, एक सॉफ्ट होता है, जेल लाइक होता है, नॉन इन्फ्लेटेबल कफ होता है, यानी इसमें इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। इस कफ अपने आप ही इन्फ्लेटेड ही होता है, ना डिफ्लेट है, इन्फ्लेटेड ही होता है। इसकी जो डिजाइन है वो आपका क्या, एनाटोमिकली इम्प्रेस्ड फिट ओवर द आपका लेरिंजियल इनलेट, यानी लेरिंजियल जो इनलेट है वहां पर ये क्या हो जाता है, फिट होता है। ये कैसा होता है इसका डायग्राम, तो आपने कहा एक तो सॉफ्ट होता है, दूसरा ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तीसरा इसके कफ को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है। आगे चलते हैं, देखो इसमें और क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। साइज देखिए इसकी, साइज कौन कौन सी साइज हो सकती है किसकी, आई जेल की साइज के बारे में बात करते हैं। आई जेल की साइज आपने कहा वही 1 हो सकती है, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5। आपने कहा 1, ये देखिए साइज के बारे में आपने कहा 1 हो सकती है, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ये इसकी क्या है, साइज है। तो आपने कहा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ये इसकी साइजेज हो सकती हैं, साइजेज हैं। अब देखिए जनरली अपन ने बोला आई जेल जो होता है, आई जेल सुप्राग्लोटिक।
अब वेट देखना, अगर 2 से 5 केजी है तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का यूज कर सकते हैं। अगर 1.5 वेट है, इसका भी वेट के अनुसार 5 से लेकर 12 केजी है तो 1.5 का, अगर 10 to 25 है तो 2 का, अगर 25 to 35 है तो 2.5, 30 to 60 केजी। देखो इसमें नॉर्मली जो आई जेल में 3 नंबर का ज्यादातर यूज किया जाता है, आई जेल में ज्यादातर कितने का यूज किया जाता है, 3 नंबर का यूज किया जाता है। तो ये तो आई जेल की क्या है, साइज है। देखिए साइज के आगे देखिए क्या है आई जेल, ये रहा, ये होता है आई जेल। इसके बारे में देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आई जेल होता है, इससे आई जेल पे यहां देखिए एक तो ये वाला पार्ट होता है, इसको तो क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, यानी इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखना, यहां पर एक ओपन होता है, यहां पे एक माउथ ओपन होता है, यहां पर आप यहां से गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक गैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट यानी एनजी ट्यूब को इंसर्ट किया जा सकता है। इसको गैस्ट्रिक चैनल भी बोलते हैं। देखो अगर इसका साइज है वो 2 to 4 है, अगर इसका साइज 2 से 4 है तो 12 फ्रेंच की जो गैस्ट्रिक ट्यूब है, गैस्ट्रिक ट्यूब वो यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब यूज कर सकते हैं। अगर इसका साइज है वो 5 है तो अपन 14 फ्रेंच तक की ट्यूब का यूज किया जा सकता है, एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं साइज के आधार पे। तो आपने कहा अगर इसका साइज 2 से 4 है तो 12 फ्रेंच का यूज किया जा सकता है, और अगर इसका साइज 5 है तो 14 फ्रेंच की यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर एक ये निशान होता है, यहां तक अपन इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तीसरा यहाँ पर ये जो ट्यूब होती है हार्ड होती है, इसको बोलते हैं इंटेग्रल बाइट ब्लॉक। देखिए जो लेरिंजियल मास्क एयरवे था, एलएमए था, उसको अपन क्या नहीं कर सकते थे, उसको कैप्लाइड बाइट भी कर सकता था, उसको क्या कर सकता था, खा सकता था, बाइट कर सकता था। लेकिन यहाँ इसके जो टीथ होती है यहाँ पर ये इंटेग्रल बाइट ब्लॉक, यानी इसको बाइट नहीं कर सकता, यानी दांतों से चबा के इसको बंद नहीं किया जा सकता। जबकि एलएमए को दांतों से चबाया जा सकता था, इसको नहीं चबाया जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर इंटेग्रल बाइट ब्लॉक पाया जाता है। क्लियर है। यहां से देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाइड होता है, इसलिए ये घूमता नहीं है अंदर, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी स्टेबलाइजर, यानी बक्कल कैविटी में स्टेबल हो जाता है। यहां देखिए एपिग्लोटिस होता है, उसके ऊपर ये प्रॉपर से यहां पर इसकी साइज प्रॉपर बैठ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक रेस्ट, यानी एपिग्लोटिस के ऊपर जाके बैठ जाएगा। मैं दिखाऊंगा डायग्राम में। ये जो इसके चारों तरफ ये होता है, ये सॉफ्ट जेल का क्या पाया जाता है, कफ पाया जाता है। इस कफ को इन्फ्लेट करने की, डिफ्लेट करने की जरूरत नहीं होती है। और यहां से आपने कहा इसके ऊपर यहाँ पर वापस, क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रिक चैनल का डिस्टल एंड है, उससे अपन गैस्ट्रिक ट्यूब भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एक और बात, इसके अंदर देखिए यहां पर कुछ नहीं है, खाली है, और यहां से भी, तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इंटूबेट किया जा सकता है इससे। तो आई जेल होता है वो कॉन्ड्यूट फॉर इंटूबेट होता है। क्या, कॉन्ड्यूट फॉर इंटूबेशन होता है, यानी ये इंटूबेट किया जा सकता है किसके थ्रू, आई जेल के थ्रू। क्लियर है बात। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। अब इनके फीचर्स की मैं बात करूं, देखिए यहां पर फीचर्स अगर बात करते हैं तो ये देखिए फीचर्स ऑफ आई जेल। अभी जो मैंने फीचर्स आपको बताए वही फीचर्स हैं। पहला फीचर्स है नॉन इन्फ्लेटेबल कफ, इसके अंदर कैसा है, नॉन इन्फ्लेटेबल कफ पाया जाता है। दूसरा इसमें एपिग्लोटिस रेस्ट होता है, जहां पे ये एपिग्लोटिस के ऊपर जाके बैठ जाता है। तीसरा है बक्कल केविटी स्टेबलाइजर, यानी थोड़ा सा चौड़ा होता है तो बक्कल केविटी के अंदर प्रॉपरली होता है, मूव करने की चांस नहीं होती है। फोर्थ होता है इंटेग्रल बाइट ब्लॉक, यानी कि इसको दांतों से नहीं चबाया जा सकता, इसको ऐसा हार्ड होता है यहां से। एक आपने कहा गैस्ट्रिक चैनल, इसके थ्रू अपन एक एनजी ट्यूब भी डाल सकते हैं जिससे गैस्ट्रिक एस्पिरेट किया जा सकता है। उसके बाद आपने कहा सप्लीमेंट ऑक्सीजन दे सकते हैं। लास्ट आपने कहा कॉन्ड्यूट फॉर इंटूबेशन, यानी इसके थ्रू इंटूबेट किया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा, कि किसके थ्रू इंटूबेट, तो आई जेल के थ्रू इंटूबेट किया जा सकता है। कॉन्ड्यूट फेयर ट्रेकियल इंटूबेशन भी किया जा सकता है। क्लियर है। तो सेकंड डिवाइस आपकी आती है
कौन सी, आई जेल। देखिए आई जेल को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये देखिए, ये आपका आई जेल है, इसको कहा अपन ने, यहाँ पे अपन ने इंसर्ट किया, पेन लाइक पेन की तरफ पकड़ते हैं और ये यहाँ पकड़ के देखो, ये इसका एपिग्लोटिस यहाँ बैठ गया और ये पूरा का पूरा ये क्या कर देगा, अब यहाँ से जो गैस्ट्रिक चैनल अपन करेंगे वो गैस्ट्रिक चैनल यहाँ से कहाँ चले जाएगा, आपका ईसोफेगस में चला जाएगा। तो ये क्या है, आई जेल। आई जेल का डायग्राम देख लेना और इसकी साइज देख लेना जनरली। अब और आगे चलते हैं, यहाँ एक आता है कोम्बी ट्यूब। देखो कोम्बी ट्यूब क्या है, दो ट्यूब का कॉम्बिनेशन है, दो ट्यूब का कॉम्बिनेशन है। इस कोम्बी ट्यूब के द्वारा क्या है, आंख बंद करके कोम्बी ट्यूब को इंसर्शन किया जा सकता है। कैसे भी, अगर ट्रेकिया में जाएगी तो भी ये वेंटिलेट करेगी, अगर ये ईसोफेगस में जाएगी तो भी ये वेंटिलेट करेगी। तो दो ट्यूब होती हैं। अब दोनों ट्यूबों को देखे कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दो कोम्बी ट्यूब का पर्पज क्या है, इसको आंख बंद करके अपन इंसर्ट कर सकते हैं, एक बात। और ये कैसे भी इंटूबेट करेगी, चाहे ईसोफेगस में जाएगी तो भी इंटूबेट करेगी, और अगर ये कहां जाएगी, आपकी ट्रेकिया में जाएगी तो भी इंटूबेट करेगी। ये इसको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। इसका डेफिनेशन आपने कहा, ये क्या है, कंबाइंड कोम्बी ट्यूब इज ए ट्विन ट्यूब, यानी दो ल्यूमन है डिजाइनेटेड यूज इमरजेंसी सिचुएशन और डिफिकल्ट एयरवे के लिए। इट कैन बी इंसर्टेड विदाउट नीड ऑफ विजुअलाइजेशन इनटू द ओरोफेरिंग्स। मैंने कहा आंख बंद करके, आंख बंद करके अगर किसी डिवाइस का आप यूज कर सकते हो तो वो कौन सी है, कोम्बी ट्यूब है। देखिए आपने कहा usually enters the esophagus and it has low volume inflated distal cuff and much larger proximal cuff designated to occult the oro and nasopharynx। देखो इसमें दो प्रकार के कफ होते हैं, एक पहले पाया जाता है उसको अपन प्रोक्सिमल बोलते हैं, वो मोटा होता है, एक लास्ट में पाया जाता है उसको डिस्टिल बोलते हैं। तो एक प्रोक्सिमल होता है और एक डिस्टिल कफ होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका मैं आपको दिखाता हूं क्या है ये। सबसे पहले कोम्बी ट्यूब की साइज देखिए, इसमें दो ही प्रकार की साइज पाई जाती हैं, एक 37 फ्रेंच की होती है और एक 41 फ्रेंच की। देखो चाइल्ड के लिए अपन कोम्बी ट्यूब का यूज नहीं कर सकते जनरली। इसमें एक और बात है, अगर 37 फ्रेंच की बात करते हैं तो ये हाइट, क्लाइंट की हाइट के आधार पर, ये हाइट है क्लाइंट की, हाइट ऑफ पेशेंट की हाइट के आधार पे अपन देख सकते हैं। अगर हाइट 152 सेंटीमीटर से कम है तो 37 फ्रेंच की, और अगर हाइट 152 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 41 फ्रेंच की। दो ही प्रकार की ट्यूब पाई जाती हैं, इसमें पीडियाट्रिक के लिए यूज नहीं होती है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां अपन देखते हैं, कोम्बी ट्यूब का डायग्राम दिखाता हूं आपको। कोम्बी ट्यूब के डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कोम्बी ट्यूब है क्या। अभी अपन ने कहा था कि आंख बंद करके भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, कोम्बी ट्यूब का। मैंने कहा था देखिए ये कोम्बी ट्यूब है आपका, ये कोम्बी ट्यूब है। सबसे पहले तो इसको देखिए, दो कफ पाए जाते हैं, एक ये कफ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक ये कफ हो गया, दूसरा एक कफ ये है, तो इसको आपने कहा प्रोक्सिमल कफ। एक क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ये कफ पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कफ। एक ये वाला जो कफ है इसको अपन बोलते हैं डिस्टिल कफ। क्या बोलते हैं, डिस्टिल कफ। तो दो प्रकार के कफ पाया जाता है, एक ये जो वाला ओरोफेरिंजियल जिसको अपन कफ बोलते हैं, यानी ओरोफेरिंग्स में रहेगा, इसको अपन लार्ज होता है, ये क्या होता है, लार्ज होता है। ये वाला जो आगे है डिस्टिल, ये क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें देखना यहां पर ये जो दो बैलून्स हैं, दो कफ हैं, इनके बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स भी क्या करते हैं, वेंटिलेट करने का काम करते हैं, वेंटिलेट करने का। यहां जो आगे है, आगे भी ये पार्ट आगे से क्या है, ओपन है, ये ओपन भी यहां से। तो देखिए यहां पर, यहां दो ट्यूब हैं, ट्यूब नंबर 1 और ट्यूब नंबर 2, ऐसे समझना। ट्यूब नंबर 1, माना कि, अब मेरी बात समझना ढंग से, माना कि अपन ने इंसर्ट किया और ये सीधा का सीधा कहां चला गया, ईसोफेगस में चला गया। जैसे ही ये ईसोफेगस में जाएगा, पहले मैं इसकी ओपनिंग बता देता हूं। ये जो दो आपने देखा, एक यहां पे एक यहां पे, ये जो यहां वाला 1 नंबर है, इसके पोर्स यहां खुलते हैं 1 नंबर पे।
जबकि ये जो 2 नंबर वाली ये ट्यूब है, इसके जो पोर्स हैं ये यहाँ 2 नंबर पे खुलते हैं। अब समझना, यहाँ पे 1 नंबर ट्यूब है, इसके पोर्स खुलते हैं इन दोनों के बीच में। 2 नंबर का जो ट्यूब है, इसके पोर्स खुलते हैं यहां पर मुंह पे आगे खुलता है, आगे डिस्टल एंड पे खुलता है। क्लियर है। अब मैंने कहा माना कि ट्यूब कहां चला गया, ईसोफेगस में। जब ट्यूब ईसोफेगस में जाएगा तो ये वाला पार्ट किस में जाएगा, ईसोफेगस में। तो यहां से इसको क्या कर देंगे, ये जो कफ है इसको इन्फ्लेट कर देंगे। दूसरा, यहां से ओरोफिरिंजियल में इसको भी इन्फ्लेट कर देंगे। अब बताओ, ये तो ईसोफेगस में गया, तो ये आगे जो ओपनिंग है इससे तो आप इसको वेंटिलेट नहीं कर सकते। अब इनसे ये भी क्लोज हो गया, ये अगर इसको कफ इन्फ्लेट कर देंगे तो ईसोफेगस क्लोज हो जाएगी। तो अपन इन वाले पोर से क्या कर सकते हैं, इंटूब मतलब वेंटिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकती है। अगर ये वाले पोर से आएगी, इसका मतलब किस वाली ट्यूब से यहां पर अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो अपन 1 नंबर वाली ट्यूब से क्या कर देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, और वो ऑक्सीजन उसको मिलती रहेगी किनके, इन पोर्स की सहायता से। माना कि ये आपने ब्लाइंडली इंसर्ट किया, और ब्लाइंडली इंसर्ट करके आपने कहा कि ये सीधी की सीधी कहां चली गई, ट्रेकिया में चली गई। ट्रेकिया में जाएगी तो यहां से आगे वाला पार्ट कहां चलेगा, ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया में जैसे ही गई, इसको क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, जिससे लीकेज नहीं होगा। अब अपन ये जो माउथ है ये ओपन, दोस्तों ये कहां है, ये वाली ट्यूब खुल रही है 2 नंबर वाली। इसका मतलब है अब अपन किससे इसको वेंटिलेट करेंगे या किससे ऑक्सीजन देंगे, 2 नंबर वाली से। क्लियर है। मैंने कहा अगर ईसोफेगस में जाती है तो यहां पर ये ईसोफेगस में ये जो पोर्स हैं ये खुल रही है, ये वाली जो ट्यूब है ये कहां खुल रही है, आगे खुल रही है। अगर ईसोफेगस में जाएगी तो इस वाली ट्यूब से कर देंगे, और अगर ट्रेकिया में जाएगी तो छोटी वाली ट्यूब से क्या कर देंगे, वेंटिलेट कर देंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोम्बी ट्यूब बोला जाता है। तो आंख बंद करके डालिए, कहीं भी जाए पेशेंट को वेंटिलेट करेगी। जैसे देखिए यहां पे ये आपने देखा जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करते सीधा ये कहां चली गई, ईसोफेगस में। कहां चली गई, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में गई तो अपन इस बैलून को क्या कर दिया, इन्फ्लेट, और इधर से इस बैलून को भी क्या कर दिया, इन्फ्लेट। तो अब यहां जो पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, ये क्या करेंगे, वेंटिलेट करने का काम करेंगे। ये पोर्स से वेंटिलेट होगा, तो इस पोर्स से कौन सा, ये जो आपकी बड़ी वाली ट्यूब है, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये इसका नाम है कोम्बी ट्यूब। कोम्बी ट्यूब का डायग्राम देख लेना। 2 अगर नली इधर 2 दिख रही हैं, 2 इधर कफ के वो दिख रहे हैं, 2 यहाँ बैलून दिख रहे हैं, तो कोम्बी ट्यूब है। इसका डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम देख लेना। 100% यहां से क्वेश्चन आपके नोट सेट में पूछा जाता है। इसके आगे देखिए, एक और अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे, यहां पे एक और डिस्कस करेंगे। ये आपका होता है लेरिंजियल ट्यूब एयरवे। देखिए एक और ट्यूब होती है, उसको एलटी, लेरिंजियल ट्यूब एयरवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेरिंजियल ट्यूब एयरवे, एलटीए। ये भी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अपन ब्लाइंडली इंसर्ट कर सकते हैं, किसमें, ईसोफेगस में। डायरेक्टली ईसोफेगस में ही इंसर्ट करते हैं, और यहां से इसको क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, वेंटिलेट करने का काम करते हैं। तो ये ब्लाइंडली किसमें की जाती है, ब्लाइंडली ही ये। तो आपने कहा दिस डिवाइस कैन बी इंसर्टेड ब्लाइंडली थ्रू द ओरोफेरिंक्स इनटू द हाइपोफेरिंक्स टू क्रिएट एन एयरवे ड्यूरिंग द एनास्थेटिक एंड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एज टू इनेबल द मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। ये तो सिर्फ इसका, मैंने कहा इसको भी आप ब्लाइंडली इंसर्ट कर सकते हो, ब्लाइंडली इंसर्ट कर सकते हो, और ब्लाइंडली इंसर्ट करके अपन देख सकते हैं कि यहां पर इसका क्या है। क्लियर है। तो ये ब्लाइंडली इंसर्ट किया जा सकता है इससे, एक बात। दूसरी बात यहां पे अपन देखते हैं, यहां से इसकी साइज क्या क्या पाई जाती है, साइज क्या पाई जाती है, कैसी होती है ये। तो इसकी जो जनरली साइज है, ये देखिए साइज इसकी दोनों से डिसाइड करते हैं। मतलब जनरली पेशेंट का वेट क्या है, वेट के आधार पे अपन करते हैं, और कफ के लिए कितना वॉल्यूम, इसमें भी 2 प्रकार के कफ पाए जाते हैं। देखिए अभी बात करेंगे। यहां इसकी साइज होती है वो 0 से होती है। लेरिंजियल ट्यूब एयरवे पहली ऐसी ट्यूब है
जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जीरो से साइज पाए जाते हैं, 0, 1, 2, 2.5, 3, 4 और 5। ये इसके कलर भी होते हैं, जीरो वाली क्लियर होती है, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज। ये यहाँ देखिए पेशेंट के क्राइटेरिया क्या है, कुछ क्राइटेरिया तो यहाँ तक वेट थे, अगर अपन पीडियाट्रिक में यूज करते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर अपन एडल्ट में यूज करते हैं तो उसकी हाइट के आधार पे यूज किया जाता है। ये हाइट है, ये देखिए आगे वॉल्यूम है। अब इसको मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होती क्या है ये कॉम्बी ट्यूब। देखिए ये है, ये जो आपकी है LTA लेरिंजियल ट्यूब एयरवे, इसको क्या बोलते हैं, LTA। देखना इसमें ये LT है, इसमें और उसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें यहां पर देखिए एक ही बैरियम, एक ही ट्यूब है, एक ही कफ इन्फ्लेशन के लिए यहां पर पायलट बैलून पाया जाता है एक, और इसमें बाकी इसमें भी कफ कितने हैं, 2 हैं। देखिए एक कफ ये ओरोफेरिंग्स में जाके, एक कफ जाके ईसोफेगस में अपन इसको क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे। ये जो वाले पोर्स हैं, ये वाले यहाँ पोर्स पाए जाते हैं, इनको वेंटिलेशन होल बोलते हैं। यहाँ जो होल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन होल बोला जाता है। ये डिस्टिल कफ होता है और इसको अपन ने कहा ये पूरा का पूरा यहां से ये क्या ब्लाइंड होता है, ये आगे से क्या है, ब्लाइंड है। ये जो ट्यूब है आगे से क्या है, ब्लाइंड है। इसका मतलब है ये वहां से अगर अपन देंगे, ये जो इसके अंदर अपन यहां से जो भी देंगे, यहां से ये कहाँ खुलेगा, यहाँ पे आके खुलेगा, यहाँ पे आके खुलेगा। इसीलिए अपन यहाँ की जरूरत नहीं है, तो ये किसमें, ईसोफेगस में किसी प्रकार का एयर नहीं जाएगा। देखिए यहां पर एक ड्रेनेज ट्यूब भी पाई जाती है, ब्लाइंडली आपने इंसर्ट कहा, इसको गैस्ट्रिक कैथेटर भी बोलते हैं, LTS लेरिंजियल ट्यूब सक्शन। एक पाया जाता है LTS नाम होता है, लेरिंजियल ट्यूब सक्शन। उसमें यहां पर एक क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक चैनल भी पाया जाता है, और उस गैस्ट्रिक चैनल के आधार पर गैस्ट्रिक ट्यूब भी अपन इंसर्ट कर सकते हैं और उससे सक्शन किया जा सकता है। यहां देखिए ये यहाँ पर टीथ मार्क, ये जो होते हैं ये टीथ मार्क होते हैं, ये थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनसे आपको ओरिएंटेड पता चल जाता है मिड लाइन कि यहां तक आपको इसको देना है। ये थोड़ी सी लाइन आपने कहा। अब यहाँ पे 2 कफ पाए जाते हैं, तो अब देखिए जब भी अपन इसको ब्लाइंडली करेंगे, ईसोफेगस में गई, एक इसको इन्फ्लेट कर दिया, एक इसको इन्फ्लेट कर दिया, ये बीच वाले पार्ट से क्या कर देंगे, क्लाइंट को वेंटिलेट कर देंगे। तो फोर्थ आपका है LTA लेरिंजियल ट्यूब एयरवे। क्या है, लेरिंजियल ट्यूब एयरवे। अब देखिए आगे, ये देखो ये लेरिंजियल ट्यूब एयरवे है, ये जो आप देख रहे हो ये लेरिंजियल ट्यूब, ये आपने ये यहाँ देखिए ये गैस्ट्रिक असेस होती है और ये आगे जाके ये खुलती है, लेकिन ये जो ये वाली है ये कहाँ खुलती है, ये यहाँ खुलती है। ये जो आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं वेंटिलेशन ओपनिंग्स। क्या बोलते हैं, एक आपने ये जो बैलून था इसको यहाँ ओरोफेरिंग्स में इन्फ्लेट कर दिया और एक को यहाँ पर ये ईसोफेगस में कर दिया। तो यहाँ जो ये पोर्स हैं, ये पोर्स ये किसमें, यहाँ पर ट्रेकिया को क्या कर देंगे, वेंटिलेट कर देंगे। तो डिस्टिल गैस्ट्रिक, और एक यहाँ पे जो ये ओपन हो रहा है ये कौन सा, ये जो आपका गैस्ट्रिक असेस है, ये गैस्ट्रिक वाली लाइन है, ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो अपन इसके थ्रू एनजी ट्यूब भी डाल सकते हैं, इसको लेरिंजियल ट्यूब सक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिंजियल ट्यूब सक्शन भी बोला जाता है। तो ये आपके कौन सी डिवाइसेस थी, कौन सी डिवाइसेस थी, ये आपकी सुप्राग्लोटिक या सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस थी। क्लियर है, इनका अपन यूज इमरजेंसी कंडीशंस में अपन बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है। ये था आपका एयरवे मैनेजमेंट पार्ट 2। अब अपन एयरवे मैनेजमेंट पार्ट 3 चलते हैं, डेफिनेटिव एयरवे। कहां चलेंगे, डेफिनेटिव एयरवे। और डेफिनेटिव एयरवे में मैंने आपको कहा था 2 प्रकार के ट्यूब कहां होनी चाहिए, ट्रेकिया में होनी चाहिए। कफ का इन्फ्लेशन कहां होना चाहिए, बिलो वोकल कॉर्ड्स होना चाहिए, ऑक्सीजन से कनेक्ट होना चाहिए और उसको सिक्योर होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, डेफिनेटिव एयरवे। डेफिनेटिव एयरवे के एग्जाम्पल हैं एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, ट्रेकियोस्टोमी या क्रिकोथायरोटोमी। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डेफिनेटिव एयरवे। अपन अलग से आपको मैंने एंडोट्रेकियल इंटूबेशन पढ़ा रखा है, ट्रेकियोस्टोमी पढ़ा रखा है, और क्रिकोथायरोटोमी है वो आपके सिलेबस में जनरली यूज नहीं होता है। तो देखिए डेफिनेटिव एयरवे की बात करते हैं। ये आपका था एयरवे मैनेजमेंट पार्ट 3, और एयरवे मैनेजमेंट पार्ट 3 में आपने कहा डेफिनेटिव एयरवे, और डेफिनेटिव एयरवे में आपका 2 आता है, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, क्या क्या आएगा,
एंडोट्रेकियल इंटूबेशन और दूसरा सर्जिकल एयरवे, जिसको क्रिकोथायरोडोटोमी या ट्रेकियोस्टोमी भी बोला जाता है। क्लियर है, ये आपका एयरवे मैनेजमेंट पार्ट। तो अब एयरवे मैनेजमेंट करने के बाद में आपको जो फोर्थ मैनेजमेंट यहां करना होगा वो क्या होगा? मैनेजमेंट पार्ट फोर्थ, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। क्या करना होगा? ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। और ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन से जो जितने भी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स हैं या ऑक्सीजनेशन कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन ये एक अलग क्लास है, तो ये आपका ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन से इनको कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका सारा एयरवे का मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। सबसे पहले आपने कहा एयरवे मैन्यूवर्स की बात की, उसके बाद में एयरवे एडजंक्ट्स की बात की, उसके बाद में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की बात की, उसके बाद में सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस की बात की, उसके बाद में आपने डेफिनेटिव एयरवे देखा और डेफिनेटिव एयरवे में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टोमी देखा, और लास्ट में आपका होता है ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। ओके, थैंक यू।